जी जनाब, कफन बांध के आ गए। एक लंबा चौड़ा सा चैप्टर हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसको जितना मर्जी समेट लें ये फिर भी उतना ही फैल जाता है। ले जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में ये वाले भाई को अब मैं तंग कर रहा हूँ, अब मैं ज़रा मूव भी कर रहा हूँ। आप तैयार हैं? ठीक है जी। मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब भी हम वर्ड मैनेजमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, आवाज़ क्लियर है? अभी आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है आवाज़? डन। मैं ज़रा ग्राउंड तैयार कर लूँ। जब भी हम मैनेजमेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो टेक्निकली हमारे जहन में सबसे पहले जो शख्स आते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ऑफिशियल्स ने करनी होती है, और उन ऑफिसर में जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑफिसर है या जो सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है, जिसके बारे में लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अब जब डायरेक्टर की हम बात करते हैं तो डायरेक्टर की एक बड़ी मज़ाहिया सी डेफिनेशन हमारे सामने आती है। डायरेक्टर मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कोई भी शख्स जो जिस मर्जी नाम से डायरेक्टर जैसी हरकतें करता पाया जाए वो डायरेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि जिस मर्जी नाम से जो भी बंदा एक पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप पे बैठा है वो डायरेक्टर है। ये इसलिए उन्होंने कह दिया कि जब कल को मैं आपसे कहूं डायरेक्टर्स की ये पावर है तो आप मेरे से रुक के ये ना पूछे सर ये किस डायरेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्टेड का, नॉन एग्जेक्टिव का, एग्जेक्टिव का, इंडिपेंडेंट का, कैजुअल वैकेंसी का, फर्स्ट डायरेक्टर का, इलेक्टेड डायरेक्टर का, सब्सटैंशियल एक्वायरर का, किसका जिक्र कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा याद करो डेफिनेशन। डायरेक्टर मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा है जिस मर्जी नाम से बैठा है। अब चाहे वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है चाहे वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है। तो जहां वर्ड डायरेक्टर आएगा इसका मतलब है सारे डायरेक्टर्स की बात हो रही है, सारे पूरे बोर्ड की बात हो रही है। और जहां इलेक्टेड या नॉमिनी या इंडिपेंडेंट का जिक्र आएगा तो वहां हम उस अकेले डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अकेला वर्ड डायरेक्टर लॉ में अब जहां पे भी आएगा उसका मतलब होगा सारी तरह के डायरेक्टर्स। थोड़ा सा डायरेक्टर्स के डायनामिक समझना जरूरी है। डायरेक्टर्स अलग अलग रूटों से आ रहे होते हैं, कुछ इलेक्शन से आते हैं, कुछ नॉमिनेशन से आते हैं, कुछ क्रेडिटर्स अपॉइंट कर देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकते हैं। अलग अलग तरह के रूट हैं। जितनी भी तरह के रूट से अलग अलग तरह के लोग जब कंपनी में आते हैं तो फिर बनता है एक बोर्ड। इस बोर्ड को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 10 12 15 जितने भी व्हाटसोएवर कंपनी साइज है वो सब डायरेक्टर्स होते हैं। और जब ये सिलेक्ट होते हैं तो चाहे इलेक्शन से आए या किसी भी रूट से आए हैं, ये सब के सब बराबर होते हैं। इसमें पोल या शो ऑफ हैंड वाला चक्कर नहीं होता, इसमें हमेशा शो ऑफ हैंड होता है। डायरेक्टर हमेशा बराबर है, चाहे वो इलेक्शन से आया है चाहे नहीं, चाहे ज़्यादा वोटों से आया है चाहे कम वोटों से आया है। ये पूरा ग्रुप जो है वो क्यूमुलेटिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है। ये कलेक्टिवली मेजॉरिटी से काम करते हैं, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकता है, सिर्फ एक आम इंसान डायरेक्टर बन सकता है, कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती। तो हर डायरेक्टर को एक सिंगल वोट अवेलेबल है डायरेक्टर्स की मीटिंग में, ये बात हमें समझ आई। अब डायरेक्टर से रिलेटेड अगर हम जनरल प्रोविजंस और देखें तो जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के साथ उनका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी की डिसीजन मेकिंग करेंगे, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो जितनी भी बात डायरेक्टर्स की होगी हम हमेशा कहेंगे कि वो कंपनी के एजेंट है और कंपनी के लिए बेस्ट काम करेंगे। यहाँ सीसीपी को अचानक से याद आया, उन्होंने कहा जी हम चाहें तो अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए किसी भी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी को कोई से भी कोड बना के दे सकते हैं। उन्होंने बना के दिया लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने भी ये जुमला याद रखना है कि अगर एससीसीपी कह दे कि फलाना तरह की कंपनी को ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना होगा, ये ज़ाब्ता फॉलो करना होगा, तो फिर वाकई ही उस कंपनी को वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना होगा। तो ये जो आखिरी वाली चीज़ है इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें कुछ नहीं पता। बस अगर एससीसीपी कह देगा तो हम कोड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्टर पे जेनेरिक डिस्कशन करेंगे, फिर मैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूंगा और फिर हम डायरेक्टर्स की पावर्स वगैरह को देख रहे होंगे। डायरेक्टर्स की मिनिमम तादाद कितनी होनी चाहिए? हर कंपनी की अलग है। सिंगल मेंबर कंपनी 1, अदर प्राइवेट 2, पब्लिक अनलिस्टेड 3 और पब्लिक लिस्टेड 7। डायरेक्टर्स की मिनिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टरशिप है। मेंबर्स का मिनिमम नंबर हमारे सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, वो प्राइवेट में 2 होता है और पब्लिक में 3 होता है। यहाँ पे हम डायरेक्टर्स की तादाद देख रहे हैं तो एसएमसी में 1, बाकी 2 प्राइवेट में, पब्लिक में 3 और पब्लिक लिस्टेड में 7। फिर एक जुमला लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर एट सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड। भाई क्यों बताते हो जब नहीं बताना?
कोई भी शख्स एक वक्त में उतनी से ज़्यादा कंपनियों का नहीं हो सकता डायरेक्टर जितना हम बता देंगे। तो भाई जब बताएंगे तब देखी जाएगी। सुनना चाहें तो सुन लें, लिस्टेड में 5 और लिस्टेड में 7 और पब्लिक और लिस्टेड में मिला के 5। यानी गवर्नमेंट ने एक और जगह रूल बताया हुआ कि एक वक्त में एक बंदा एक साथ 5 से ज़्यादा लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो और फिर इसमें अगर आपकी लिस्टेड सब्सिडी में डायरेक्टरशिप है तो वो काउंट नहीं होगी। टेक्निकली इसमें जब कुछ नहीं बताया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। कॉन्सेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, जब भी कोई डायरेक्टर आएगा, किसी को इलेक्ट करेंगे, किसी को अपॉइंट करेंगे, किसी को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी रूट से जब भी डायरेक्टर आएगा वो कॉन्सेंट के बगैर नहीं आएगा। यानी कि कोई डायरेक्टर अचानक से ये नहीं कह सकता मैं तो घर बैठा सो रहा था अचानक से मुझे डायरेक्टर बना दिया गया। किसी डायरेक्टर की रजामंदी के बगैर उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। और हर डायरेक्टर की कॉन्सेंट हमने रजिस्ट्रार को भी जमा करानी होती है 15 दिन में कि हाँ भाई इस बंदे ने हमें एक्नॉलेजमेंट दिया है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये एक ओवरऑल हमारी जेनेरिक डिस्कशन हो गई डायरेक्टर से रिलेटेड। अब डायरेक्टर्स की डिफरेंट कैटेगरीज, डायरेक्टर कहाँ कहाँ से आ सकता है, इसमें कॉन्सेप्ट किताब की तरतीब से मेरे नजरियाती खिलाफ हैं। असूलन हमें फर्स्ट डायरेक्टर या किसी और तरह से शुरू करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हम उस तरतीब के मुताबिक चल रहे हैं। क्रेडिटर्स की तरफ से कभी कभी नॉमिनी डायरेक्टर आ जाते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, कंपनी एक बैंक से बड़ा सा लोन लेती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है 50 लाख उसका कैपिटल है, हबीब बैंक से जाके कहे मुझे 2 करोड़ लोन चाहिए, तो हबीब बैंक वाले कहेंगे इतना तो हमें भी पता है कि 50 लाख तुम्हारा कैपिटल है, 2 करोड़ तुमने लिया, तुम्हारी तो लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर तुम भाग गए तो या तुमने डिफॉल्ट किया तो 50 लाख से ज़्यादा तो तुम देने के पाबंद नहीं हो, तो हम तुम पे भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा आप कोई गारंटी ले लें, कोई सिक्योरिटी ले लें। उन्होंने कहा ठीक है हम सिक्योरिटी भी लेंगे और हमारे 6 बंदे तुम्हारे बोर्ड पे डायरेक्टर बन के आएंगे। मर्जी है उनकी। लॉ ने अलाउ किया है कि कंपनी की क्रेडिटर्स, क्रेडिटर ये जो कंपनी लॉ है ये तमाम तरह के लेंडर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल करता है। तो कंपनी के लेंडर्स कंपनी के साथ अरेंजमेंट अगर करें तो वो चाहें तो कंपनी के बोर्ड पे अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। वो डायरेक्टर कंपनी में आके बैठेगा और वो भी उसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काउंट होगा, यानी कि अब उसकी रजामंदी भी चाहिए होगी डिसीजन मेकिंग वगैरह में। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट वगैरह के मामलात, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या कोई इन्वेस्टर कंपनी हो, जैसे भी हमने थोड़े पहले भी बात की कि इन्वेस्टर कंपनी ने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकती है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो इदारे हैं अगर उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो उस कंपनी में अपना डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस सफ़े पे हम जितने भी डायरेक्टर देख रहे हैं ये नॉमिनी डायरेक्टर्स कहलाते हैं, जो क्रेडिटर्स की तरफ से नॉमिनेट हो जाएं, गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट हो जाए, इन्वेस्टर की तरफ से नॉमिनेट हो जाए, कहीं से भी नॉमिनेट होकर आ सकते हैं। तो एक कैटेगरी हमें समझ आई नॉमिनी डायरेक्टर। ये भी उतने ही डायरेक्टर हैं जितने इलेक्टेड डायरेक्टर, उतने ही हैं जितने एम्प्लॉय डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जब एक दफ़ा इकट्ठे हो जाते हैं तो सब बराबर होते हैं, सबकी वोटिंग पावर बराबर होती है और डायरेक्टर हमेशा डिसीजन मेकिंग करते हैं अपनी डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठ के। ये बात हमें समझ आई। अब डायरेक्टर्स की अलग और कैटेगरीज। फर्स्ट डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो उसी वक्त आप कंपनी के जो शुरू में आप सोच रहे हैं कि पहले पहले डायरेक्टर्स, आप उनके नामों की लिस्ट उठा के भेज देते हैं। जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है उसी दिन वो लोग जिनके नाम आपने दिए थे ऑटोमेटिकली फर्स्ट डायरेक्टर बन जाते हैं। तो आपसे को पूछे फर्स्ट डायरेक्टर कहाँ से आते हैं तो आप कहेंगे कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो खुद ही तय करके लिख के भेज देते हैं। तो सब्सक्राइबर्स में से होते हैं कंपनी के पहले डायरेक्टर। जब कंपनी की पहली एजीएम आती है उस वक्त तक वो डायरेक्टर रहते हैं, एजीएम पे वो रिटायर हो जाते हैं। अब चाहें तो वही दोबारा सेलेक्ट हो जाएं, चाहे तो नए लोग आ जाए। तो पहले डायरेक्टर पहली एजीएम तक रहेंगे और उसके बाद हमेशा इलेक्टेड डायरेक्टर आया करेंगे और हर 3-3 साल की मुद्दत के लिए आया करेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर हो गए। कैजुअल वैकेंसी, अगर एक डायरेक्टर की सीट खाली हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी भी वक्त डायरेक्टर की कोई पोजीशन वेकेंट हो गई तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स की मर्जी है, वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें डायरेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टर चाहिए तो वही रिमेनिंग डायरेक्टर्स मिलकर उस सीट को अपनी पसंद से फिल कर सकते हैं। बस वो बंदा इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए, उसमें डायरेक्टर वाली खुसूसियात होनी चाहिए जो हम आगे जाके देखेंगे। एक अहम सवाल, क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करना मैंडेटरी है? इसका जवाब है वैसे तो नहीं, लेकिन 2 जगह जरूरी है। कहाँ जरूरी है? नंबर 1, जहां एक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे चली जाए। लिस्टेड में 7 डायरेक्टर्स चाहिए या अनलिस्टेड में 3 डायरेक्टर चाहिए और 3 थे, एक अचानक से चला गया, अब आपको फिल करना लाजमी हो जाएगा। तो जहां आप मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे चले जाएं वहां फिल करना मैंडेटरी है। दूसरा, लिस्टेड कंपनी में चाहे मिनिमम से नीचे गए या नहीं गए वहां हमेशा मैंडेटरी है, वहां आपको 90 दिन के अंदर अंदर एक नया डायरेक्टर चाहिए। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब अगर जगह खाली हो जाए और जब जगह खाली हो गई तो उस जगह को फिल करना है। और फिल करने का तरीका यह है कि बकाया डायरेक्टर्स
अब उस पोजीशन को फिल करेंगे एक ऐसे बंदे के साथ जो एलिजिबल हो डायरेक्टर बनने के लिए। इलेक्शन नहीं होगा, यही एग्जिस्टिंग लोग अपनी पसंद से किसी को ले आएंगे अगर ज़रूरत महसूस करेंगे। अगर उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो तो नहीं लेके आएंगे। लेकिन दो जगह ज़रूरत की बात नहीं है, एक्सेप्शन है, वो आपके सामने है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे चली जाए या लिस्टेड कंपनी हो तो वहाँ पे आपको करना है। ये जो डायरेक्टर आएगा ये उस बाकी मानदा मुद्दत को पूरा करेगा जितना वो जो बंदा छोड़ के गया है उसकी रहती थी। ये हो गया कैजुअल वैकेंसी। देन अल्टरनेट डायरेक्टर और असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। रूल ये है कि कोई भी डायरेक्टर अपनी पोजीशन किसी दूसरे डायरेक्टर को असाइन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर इलेक्शन लड़के आए, सीट पे आके बैठे और कहे चूंकि आप सबने मुझ पर भरोसा किया तो कल से मेरी जगह मेरा भाई डायरेक्टर होगा। ये वाला मजाक नहीं चलेगा। कोई डायरेक्टर अपनी ऑफिस किसी को असाइन नहीं कर सकता। हाँ, एक छोटी सी रिलैक्सेशन है, अगर एक डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहा है, मोर देन 90 डेज के लिए जा रहा है, दो शर्तें, मुल्क से बाहर जाना, मोर देन 90 डेज, तो बाकी डायरेक्टर्स की रजामंदी से वो अपनी जगह कुछ अरसे के लिए अपना एक कायम मकाम बिठा के जा सकता है कि तुम मेरी जगह डायरेक्टर बन के रहो, जब मैं वापस आऊंगा ये सीट वापस मुझे मिल जाएगी। तो कोई डायरेक्टर अपनी सीट पक्की पक्की किसी को नहीं दे सकता, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे मोर देन 90 डेज अगर मुल्क से बाहर जा रहा हो तो अपनी जगह कोई अल्टरनेट दे सकता है, बट उसके लिए बकाया डायरेक्टर से अप्रूवल जरूरी होगी। ये हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के डायरेक्टर, तो ये बेसिकली अल्टरनेट डायरेक्टर कहलाता है। असाइनी डायरेक्टर अलाउड नहीं है, कोई असाइन नहीं कर सकता, लेकिन अल्टरनेट 90 दिन से ऊपर के टाइम मुल्क से बाहर सिर्फ इस सूरत में अलाउड है। इलेक्टेड डायरेक्टर, अब ये एक और प्रोसेस है। इलेक्टेड डायरेक्टर वो जो इलेक्शन से आता है। इलेक्शन का एक पूरा प्रोसेस है जो कि फॉलो किया जाता है। हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। पहली दफा फर्स्ट डायरेक्टर फर्स्ट एजीएम तक होते हैं, फर्स्ट एजीएम के बाद हमेशा इलेक्शन होगा और 3-3 साल के लिए डायरेक्टर आएंगे। अभी इलेक्शन कैसे होगा, इसका एक पूरा प्रोसेस है। मैं कॉमनली कहता हूं कि अगर आपको 7 का टेबल आता है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। 7 के टेबल में आपने सिर्फ 28 को काउंट नहीं करना, बाकी सबको। तो मैं कहता हूँ 7 5 जार कितने हैं, 35, 7 3 जार 21, 7 2 जार 7 1 जार 7 0 जार 0। तो आपने 0 7 14 21 35 याद रखना है, सिर्फ 28 मिस करना है और सबके साथ माइनस लगा देना और उल्टी गिनती शुरू कर देनी है। मीटिंग से जिस दिन इलेक्शन होना है कम से कम 35 दिन पहले एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अगली दफा के लिए सीटों का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन होना है 35 दिन बाद, इलेक्शन से कम 35 दिन पहले मौजूदा डायरेक्टर तय करेंगे कि इस दफा कितनी सीटों पे इलेक्शन होगा। पिछली दफा 10 बंदे थे, वो समझते हैं 10 कम थे, इस दफा 12 होने चाहिए। पिछली दफा 10 थे, वो समझते हैं 10 ज्यादा हैं, 6 पे होना चाहिए। तो मौजूदा डायरेक्टर नंबर ऑफ सीट्स, हम नहीं कहते कौमी असेंबली की इतनी नशिस्तों पे इलेक्शन होना है, तो वो नशिस्तें डिफाइन करेंगे कि कितनी सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। कौन डिफाइन करेगा, मौजूदा डायरेक्टर। तो वो डायरेक्टर्स के नाम नहीं डिसाइड करेंगे, सीटें डिफाइन करेंगे। और जब 35 दिन से कम टाइम रह जाएगा तो फिर वो इसको चेंज नहीं कर सकते, जो सीटें बना दी वो फाइनल है। मेंबर्स चेंज करना चाहें तो वो बीच में किसी यूजीएम में भी कर सकते हैं और एन इलेक्शन वाले दिन भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, मीटिंग से कम 35 दिन पहले आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स कर लेना है। फिर मीटिंग से 21 दिन पहले कुछ होता है, नोटिस। इस नोटिस में आपने बताना है कि इस दफा इतनी सीटें फिक्स हैं और ये डायरेक्टर्स की लिस्ट है जो रिटायर हो रहे हैं। वो जो 7-8 डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनकी आप लिस्ट दे देंगे और सीटों का बता देंगे कि इस दफा इतनी सीटों पे इलेक्शन होना है। ये होना है काम 21 दिन पहले। फिर मीटिंग से 14 दिन पहले तक जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो अपने अपने कवायफ कंपनी को जमा करा देंगे। इसको हम सियासी ज़बान में कहते हैं कागजात नामजदगी जमा कराना। तो कंपनी को अपने कागजात नामजदगी जमा करा देंगे, जी हमने इलेक्शन लड़ना है। कब, मीटिंग से कम 14 दिन पहले। अब मीटिंग से कम 7 दिन पहले क्या होगा, मीटिंग से कम 7 दिन पहले कंपनी तमाम उन लोगों की डिटेल मेंबर्स को भेज देगी नोटिस की फॉर्म में और उनसे कहेगी कि दीज आर द कॉन्टेस्टेंट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ताकि मेंबर आने से पहले अपना माइंड बना के आए कि उन्होंने अब किसको वोट डालना है। फिर आएगा डे 0 जिस पे इलेक्शन होगा। तो डे 0 वॉज इलेक्शन और इससे मैं माइनस में काउंटिंग कर रहा था। -35 पे नंबरिंग फाइनल हुई, -21 पे नोटिस गया, -14 पे कॉन्टेस्टेंट्स ने अपनी डिटेल दी, -7 पे कंपनी ने सबको नोटिस भेजा और 0 डेट पे इलेक्शन होना है। याद रहेगा। अब इलेक्शन होना है। इलेक्शन कैसे होना है, बड़ा मुनफरिद तरीका है। यहाँ वोटों की अजीबोगरीब सी एक कैलकुलेशन बनती है। होता यह है कि जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वहाँ इलेक्शन कैसे होगा वो अपने आर्टिकल्स में लिख लें। जो हैविंग शेयर कैपिटल है वहाँ आपको एक खास किस्म की वोटिंग अलाउड होती है। वो खास किस्म की वोटिंग क्या होती है, एक फार्मूला बनता है
जिस फार्मूले के अंदर आप ये कहते हैं कि जितने भी हर शख्स के पास नंबर ऑफ वोटिंग शेयर या सिक्योरिटीज है उसको नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस टाइम पे 1000 शेयर्स हैं और 12 सीटों पे इलेक्शन होना है, तो टेक्निकली मेरे हाथ में 12,000 वोट्स हैं। 1000 शेयर्स थे मेरे पास, सीटें कितनी है 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12,000 वोट मेरे पास आ गए। मेरी मर्जी मैं सारे के सारे किसी एक कैंडिडेट को दे दूं, मेरी मर्जी में 1000 करके 12 को डिवाइड कर दूं, मेरी मर्जी में 2001 को दे दूं और 10,001 को दे दूं। ये टोटल वोटर की मर्जी है, ये वाहिद वोटिंग है। बाकी वोटिंग में होता है आप या येस पे वोट करते हैं या नो पे वोट करते हैं। इस वोटिंग में आप अपने वोट तोड़ के डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसी के पास एक शेयर भी होगा ना, तो वो सब लोगों को अगर वोट देना चाहे वो भी दे सकता है, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक वोटिंग एक खास तरीके से होगी और आप फिर उस हिसाब से वोट डाल सकते हैं। जब आप वोट डालेंगे तो फिर उसके बाद एक नंबरिंग सामने आएगी। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो वोट लेके बंदा आया उसने लिए 3 लाख वोट्स। सेकंड नंबर पे जो आया उसने 2,80,611 वोट लिए। तीसरे नंबर पे जो आया उसने 2,70,322 वोट लिए। चलते 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 एक 12वें नंबर पे भी आया होगा, उसने फर्ज करें 60,000 वोट लिए। कितनी सीटों पे इलेक्शन होना था 12। तो ये 12वीं सीट पे जो बंदा आया इसने कितने वोट लिए 60,000 वोट लिए। ये 60,000 वोट कितने शेयर्स के बराबर है? बारह से डिवाइड कर देंगे। वोट कैसे निकले थे? नंबर ऑफ शेयर्स को 12 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये टोटल वोट 60,000 जिसको पड़े हैं, तो इसका मतलब है 60,000 तो वोट हैं। अगर मैं इसको शेयर्स पे लेके आऊं 12 से डिवाइड करूं तो बन जाता है 5,000 शेयर्स। इसका मतलब है 5,000 शेयर्स की बदौलत एक बंदा डायरेक्टर बन गया। जो सबसे कम वोट लेके डायरेक्टर बना ना, वो 5,000 शेयर्स की बदौलत। ये एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा आगे के लिए। थोड़े पहले मैंने एक लफ्ज़ बोला था क्वालिफिकेशन शेयर। अगर आपने आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा ना, तो दिस इज योर क्वालिफिकेशन शेयर्स। इतने शेयर्स होना जरूरी है डायरेक्टर के पास। हर इलेक्शन में जो सबसे आखिरी बेंचमार्क है ना, ये क्वालिफिकेशन शेयर सेट करता है, अगर आपने आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इतने शेयर्स होंगे तो आप बचेंगे, इतने नहीं होंगे तो आप नहीं बच सकेंगे। मैं आगे इसको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। तो इसका मतलब है हमें इलेक्शन का प्रोसेस समझ आया, हमें वोटिंग का तरीका समझ आया, और हमें ये वाली गिनती समझ आ गई कि इलेक्शन में कुछ इस तरह की गिनती चलती है। इसको आपने संभाल के रखना है। यहाँ एक अजीब सा सेक्शन, उलझा हुआ सा सेक्शन हमारे पास मौजूद है। सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई शख्स अचानक उतने वोट ले ले, उतने शेयर्स ले ले जितने से वो उस कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हो, तो वो उस कंपनी का इलेक्शन रिवाइज करवा सकता है। सवाल ये है कि ये उतने शेयर कितने होते हैं? जवाब ये है कि नहीं पता। हमारी किताब ने थोड़ा सा परेशान होकर अपनी तरफ से एक फार्मूला देने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल लीगली गलत है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जी, इतनी सीटों पे इलेक्शन हुआ है, इतना टोटल शेयर कैपिटल है, डिवाइड कर दो, पर बंदा इतने शेयर, लो जी इतने हैं तो वो इलेक्शन करवा सकता है। यूं तो हर बंदा इलेक्शन कराता फिर रहा होगा। तो टेक्निकली ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग हमें नहीं बताई गई। पुराने ज़माने में सेक्शन 178A होता था जो अब सिलेबस से निकल गया है। अब इन्होंने हमें नहीं बताया। अब हमारे पास सेक्शन 111 है सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का, जो कि अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसने हमें बताया है। तो हमने क्या करना उसका? कुछ भी नहीं। जस्ट कभी किसी दोस्त के सामने फड़ मारनी हो तो सुन लें, तो आप उसे कहें मुझे पता है, जो मतलब तेरे भाई को वो पता है जो किसी को नहीं पता, तो आप उधर जाके ना फड़ मार सकते हैं। सिक्योरिटीज एक्ट ये कहता है कि लिस्टेड कंपनी में अगर कोई 30% से ऊपर शेयर होल्डिंग हासिल कर ले, दिस इज रिक्विजिट शेयर होल्डिंग लिस्टेड कंपनी में। तो लिस्टेड कंपनी में अगर कोई शख्स इतना बड़ा शेयर होल्डर बन जाए कि 30% से ज्यादा शेयर हासिल कर ले, दिस पर्सन हैज द पावर कि ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इलेक्शन दोबारा कराओ। तो इफ अ पर्सन एक्वायर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग, उतनी जितनी चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है नहीं बताया। तो ऐसे में किताब ने एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो लीगली गलत है। आप उसको इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा सहूलत में रहेंगे, नहीं तो परेशान रहेंगे। उन्होंने क्या किया? टोटल शेयर कैपिटल को टोटल डायरेक्टर से डिवाइड करके एक अमाउंट निकाल के दे दी। तो टेक्निकली ये रिक्विजिट शेयर होल्डिंग लॉ ने हमें नहीं बताई है, और हमें वहाँ बताई है जो हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप सुन लें कि लिस्टेड कंपनी में 30% से ऊपर अगर कोई बंदा चला जाए, उसको लॉ ने इख्तियार दिया है कि वो फ्रेश इलेक्शन करवा सकता है। तो अब जैसे फ्रेश इलेक्शन की ये रिक्वेस्ट करेगा तो बोर्ड 30 डेज के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन करवाएगी, और ये फ्रेश इलेक्शन उस तरीके से होंगे जो एसईसी भी बता देगा। रिक्विजिट शेयर होल्डिंग भी नहीं बताई, इलेक्शन कैसे होगा वो भी नहीं बताया, सिलेबस में खामखा सेक्शन डाल दिया। टेक्निकली हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए, मतलब ये सेक्शन कुछ भी नहीं बता रहा हमें। चले कोई बात नहीं, मैंने जो छुपी हुई बात थी वो आप लोगों से डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं। आखिरकार जितनी भी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के तरीके थे वो हमने देख लिए। क्या हम इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हम इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि कभी भी इनवैलिड डिक्लेयर करना हो तो 3 बातें याद रखनी है। 10%, 30 दिन, अदालत। 10% लोग 30 दिनों में अदालत में जाके कह दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो अदालत देखेगी, और अगर उसे लगेगा कि वाकई धांधली हुई है तो वो पूरे इलेक्शन को भी कलअदम करार दे सकते हैं और इलेक्शन का कुछ पोर्शन भी कलअदम करार दे सकते हैं। अच्छा, फर्ज करें ये इलेक्शन को कलअदम करार देते देते उन्होंने काफी टाइम लगा दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही कलअदम हुआ हम कहें पिछले कई महीने के सारे डिसीजन रिवर्स कर दो। जो डिसीजन हो गए हैं वो हो गए हैं। अगर एक डायरेक्टर जो कि गलत तरीके से अपॉइंट हुआ था उसकी मौजूदगी में कोई डिसीजन हुआ है तो वो अकेले का डिसीजन नहीं है, वो पूरे बोर्ड का डिसीजन था। तो उस एक बंदे के इनएलिजिबल होने से वो सारे डिसीजन खुद ब खुद रिवर्स नहीं हो जाएंगे। शायर ये इस जुमले में कहना चाह रहा है, एनी एक्ट ऑफ डायरेक्टर और ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड अटेंडेड बाय हिम शैल नॉट बी इनवैलिड ओनली ड्यू टू एनी डिफेक्ट सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड इन अपॉइंटमेंट। अगर बाद में कोई इसके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट निकल आता है तो इस वजह से सारे डिसीजन गलत नहीं हो जाएंगे, बस इस बंदे को कंपनी से निकाल दिया जाएगा जिसको साबित हो गया कि वो धांधली करके आया। डन। डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों ने समझे, हमें फर्स्ट समझ आ गया, कैजुअल वैकेंसी समझ आ गया, इलेक्शन वाले डायरेक्टर समझ आ गए। डिफरेंट तरह की हम कैटेगरीज देखते रहे। एम्प्लॉय डायरेक्टर का भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो फुल टाइम काम करता है। अब एक थोड़ा सा यूनिक किस्म के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो फुल टाइम अपना कंपनी को नहीं दे रहे होते, जो कंपनी में मुलाजमत नहीं कर रहे होते, जो हर वक्त बैठ के काम नहीं कर रहे होते, जो बस आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं और चले जाते हैं। इनमें से कुछ तो बहरहाल ऐसे होते हैं जिनका कंपनी में अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, 40% शेयर होल्डिंग होती है, कंपनी के साथ बहुत ज्यादा उनका ताल्लुक होता है, काफी रिलेशन होता है। तो ऐसे में होता ये है कि जब हम चाहते हैं कि एक अच्छा मिक्स ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास मौजूद हो, तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हमारे पास ज़रूर मौजूद हों जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो बाहर से आएँ, सिर्फ अच्छे मशवरे दें और उनका किसी किस्म का कंपनी से कोई ताल्लुक ना हो। कंपनी लॉ ने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उन्होंने पहले बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया, अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट कनेक्टेड और डज़ नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप। ना कंपनी से कनेक्टेड है, ना उसका कंपनी से ताल्लुक है, वेदर पेक्यूनियरी और अदरवाइज़। ये पेक्यूनियरी का मतलब है कोई फाइनेंशियल रिलेशन। तो एक ऐसा शख्स जिसका कंपनी से कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिलेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी नहीं, उसकी एसोसिएट्स, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग या उसके डायरेक्टर्स। तो अगर एक शख्स ऐसा है जिसका कंपनी से ना कोई फाइनेंशियल कनेक्शन है, ना किसी किस्म का और कनेक्शन है, ना कंपनी से है, ना उसकी होल्डिंग से, ना एसोसिएट से, ना सब्सिडरी से, ना ही उसके डायरेक्टर से, एंड और उसके साथ साथ ही कैन बी रीजनेबली परसीव्ड एज बीइंग एबल टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट। हम ये कह सकते हैं कि वो आएगा तो वो इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट देगा, वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा और वो इंडिपेंडेंट होगा, चीजों को लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा। कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट से मुराद यहाँ पे है कि उसको कोई वो नहीं होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, उसको कंपनी से कोई मफाद नहीं होगा, वो कंपनी से दूर दूर रहेगा, मीटिंग में आएगा और सिर्फ डिसीजंस लेगा। देखें, बड़ा जरूरी है, मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं और बात हो रही हो कि सैलरी क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की। तो जो डायरेक्टर फुल टाइम कंपनी बैठे हैं, जो कंपनी से मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हैं, वो तो चाहेंगे सैलरियां बड़ी जबरदस्त हो, अलाउंसेस मिले, ये बेनिफिट मिले, गाड़ियां मिले, फलाना फलाना। और जो डायरेक्टर्स इलेक्शन आए हुए हैं या जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, उन सबके तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड में हर तरह के लोग मौजूद हों, इस तरह के बाहर के लोग भी मौजूद हों जो सिर्फ आए, कंपनी की मीटिंग्स के वक्त चीजों को देखें, मामलात को अटेंड करें और उस वक्त अपनी एक राय दें। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक का एक बंदा अगर बैंकिंग कंपनी ने उसको अपने पास डायरेक्टर बना लिया कि स्टेट बैंक से तुम रिटायर हो गए हो तो हमारी मीटिंग में आके हमें मशवरा दे दिया करो, तो वो बंदा आके बड़े अच्छा मशवरा दे सकता है। और जब उसका कोई लगाव नहीं होगा किसी पैसे शैसे से, बाकी चीजों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो यहाँ पे वो बंदा ज्यादा बेहतर तरीके से मशवरा देगा। तो इसका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सब सर्विएंट नहीं है, ये किसी भी इंटरेस्ट के अंडर नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो आएगा,
कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होगा, बट वो कंपनी का डायरेक्टर होगा, मीटिंग में बैठेगा, मीटिंग में इससे पूछा जाएगा, ये अच्छे-अच्छे मशवरे देगा, इसके मशवरों में कोई झुकाव नहीं होगा, कोई बायस नहीं होगा, इसका कंपनी से किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आके अपना हक अदा करेगा। तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस तरह से चाहिए। ये जो सामने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बातें ली हुई हैं, ये तो है इसकी बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन। अगर इसकी डिटेल डेफिनेशन देखें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें याद भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर डिटेल डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जिसका इस किस्म का कोई रिलेशन ना हो। नीचे एक लिस्ट दी हुई है, इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, तो फिर हम उस डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं कर सकेंगे। कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर इनमें से कोई उसका ताल्लुक हो। अब ये क्या क्या ताल्लुक दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। अगर वो कंपनी का या उसकी सब्सिडरी का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में किसी वक्त एम्प्लॉय रहा है, अगर एक शख्स है जो किसी वक्त पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारा होल्डिंग सब्सिडरी इनका एम्प्लॉय रहा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। इसका मतलब अब अगर वो डायरेक्टर बन के आया है तो हो सकता है कोई ना कोई उसका मफाद इन्वॉल्व हो। तो पिछले 3 साल में जो शख्स हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय रहा है वो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर था या रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सिडरीज का, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग का या होल्डिंग कंपनी का पिछले 3 साल में, पिछले 3 साल में हमारी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएशन में से किसी का भी अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के नहीं आ सकता, क्योंकि उसका बहरहाल एक इंटरेस्ट होगा और अब इस वक्त वो अपने इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ करना चाह रहा होगा। has had within last 3 years a material business relationship with company either directly or indirectly as a partner या मेजर शेयर होल्डर। मेजर शेयर होल्डर किसे कह रहे हैं? 10% वोटिंग पावर रखने वाले को खुद ले या इन कंसर्ट विद हिज फैमिली और पार्ट ऑफ ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ मिलके या अपनी फैमिली के साथ मिलके 10% शेयर होल्डिंग रख ले, और डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी हैविंग सच रिलेशनशिप। यानी कि पिछले 3 साल में कंपनी के साथ अगर उसका कोई बड़ा रिलेशन है, कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशन है, कंपनी का वो 10% से बड़ा शेयर होल्डर है, अकेले या अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह के साथ मिलजुल के, या हम बात करते हैं कि उसका कंपनी के साथ कोई कनेक्शन है, कोई मटेरियल लेवल पे बड़ा कनेक्शन है, कंपनी के पार्टनर्स में रहा है, कंपनी का उसकी कंपनी के साथ बिजनेस में रही है। अगर उसका किसी भी वक्त कंपनी से पिछले 3 साल में कोई ऐसा कनेक्शन रहा है, तो हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। देन अगर उसने किसी भी किस्म की रिमरेशन पिछले 3 साल में ली है एज अ डायरेक्टर और रिसीव एडिशनल रिमरेशन, कोई भी एडिशनल रिमरेशन वगैरह अगर उसने ली है इस वक्त जो उसकी अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर हो रही है, हिज और हर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, इससे प्रीसीडिंग 3 साल में उसने किसी किस्म की अगर रिमरेशन ली है या कोई एडिशनल सैलरी ली है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो कंपनी उससे सैलरियां ले रहा है या उस एम्प्लॉय था और कोई एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह ले रहा था, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, फर्ज करें वो 5 साल पहले हमारा डायरेक्टर था, उस वक्त भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, या फर्ज करें उस वक्त हमारा डायरेक्टर था और उस वक्त उसकी तनख्वाह भी होती थी, फिर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उसको मिल रहे थे, पुराना एम्प्लॉय है 5-6 साल का और अभी तक रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जो है अगर वो ले रहा है तो उससे उसकी इंडिपेंडेंस हट नहीं होगी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम कंपनी अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर फी, ठीक, तो ये डायरेक्टर्स अगर वो रहा है कंपनी का और उस वक्त डायरेक्टर बन के मीटिंग अटेंड करने के पैसे वगैरह लिए, फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर वो सैलरियां ले रहा था कंपनी से और पिछले 3 साल में कुछ सैलरीज ली हैं, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। हाँ, पिछले 3 साल में अगर उसने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ बकाया पोर्शन लिया है, तो इसमें लॉ को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर उसने कोई पार्टिसिपेट किया है स्टॉक ऑप्शन में, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में, तो भी डिस्क्वालीफाइड है। इसका मतलब है ओनली एक्सेप्शन इज अगर रिटायरमेंट बेनिफिट इस वक्त ले रहा है तो अलाउड है, अदरवाइज किसी भी किस्म का कंपनी से कोई माली मुफाद, कोई बेनिफिट, कोई रिमरेशन पिछले 3 साल में कर लिया है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो कंपनी के प्रोमोटर, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डर का क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव में कौन आता है? स्पाउस यानी कि मियां या बीवी उसका, लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट उसके वालदेन, उनके वालदेन, उनके वालदेन, या उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद। तो लीनियल डिसेंडेंट या लीनियल असेंडेंट एंड सिबलिंग्स, बहन भाई। तो एक शख्स खुद, उसकी बीवी या उसका शोहर, उसके वालदेन, उसके दादा दादी वगैरह, उसके ऊपर के वालदेन, उसके नीचे औलाद, उनकी औलाद, उसके बहन भाई, इनमें से कोई भी किसी भी वक्त कंपनी के मतलब ये प्रोमोटर, डायरेक्टर, मेजर शेयर होल्डर के साथ इस किस्म का कोई भी रिलेशन अगर रहा है, तो वो इसका मतलब है डिस्क्वालीफाइड है। क्रॉस डायरेक्टरशिप, ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है। कंपनी के और डायरेक्टर्स हैं, फर्ज करें एक कंपनी ए है,
इस एक कंपनी ए में 3 डायरेक्टर्स हैं, एक कंपनी बी है उसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, ये वाले भाई यहाँ पे भी डायरेक्टर है, और जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे लेके आ रहे हैं वो ये डायरेक्टर, यानी कि कंपनी बी में ये मिस्टर आई उस शख्स के साथ डायरेक्टर है जो कि उस कंपनी में मौजूद है जहां अब वो एज अ डायरेक्टर आ रहा है। इसे हम कहते हैं क्रॉस डायरेक्टरशिप, यानी कि कंपनी ए में एक डायरेक्टर के साथ इसका क्रॉस डायरेक्टरशिप अरेंजमेंट है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ जो तीसरा डायरेक्टर है कंपनी ए में उसके साथ दोस्ती होगी मिस्टर आई की। तो मिस्टर आई कंपनी ए का डायरेक्टर नहीं है, कंपनी बी का डायरेक्टर है, लेकिन कंपनी बी में वही शख्स डायरेक्टर है जो कंपनी ए में भी डायरेक्टर है। तो कंपनी के जिस कंपनी में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम इसके अपॉइंटमेंट सोच रहे हैं उस कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ इसका ऑलरेडी एक क्रॉस डायरेक्टरशिप रिलेशन है। किसी और कंपनी में भी ये लोग इकट्ठे बैठते हैं तो इनकी कोई ना कोई दोस्ती होगी, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इसमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को हमने एक्सेप्ट कर दिया, हमने कहा कि अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में मिलकर डायरेक्टर रहे हैं तो ये चीज चलती है, इतना तो हो सकता है, कोई मसला नहीं। अगर उसने बोर्ड पे लगातार 3 टर्म से ज्यादा सर्व किया, भले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आया था, अगर 3 मुद्दतें पूरी कर चुका है और अब चौथी मुद्दत के लिए फिर आना चाहता है तो हम कहेंगे यार अब इतना भी नहीं, इंडिपेंडेंट तुम थे, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तुम अगर चौथी टर्म के लिए भी आ रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा कोई इंटरेस्ट होगा। तो लगातार 3 टर्म्स के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, एक टर्म गुजारने के बाद आफ्टर लैप्स ऑफ 1 टर्म ये दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये दोबारा से डायरेक्टर बन सकता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, गवर्नमेंट की कंपनी होगी, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो 2 कंसेक्टिव टर्म की शर्त है, बाकी जगह 3 कंसेक्टिव टर्म। इसी तरह से अगर कोई पर्सन जो कि जिसको नॉमिनेट किया एज अ डायरेक्टर या किसका कोई स्पेशल इंटरेस्ट वगैरह ये सब ऐसी किसी कंपनी का नुमाइंदा है जिसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह का अगर कोई मामला है तो ये फिर बंदा डिस्क्वालिफाइड है, हम इस बंदे को बहुत ज्यादा काउंट नहीं करेंगे इसमें। ये जो ऊपर की हम लोगों ने पहली 3 कंडीशंस में 3-3 साल की बात पढ़ी थी, ये सारी बातें पब्लिक सेक्टर कंपनी में 2 साल काउंट होंगी। हमने कहा था ना पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा हो, पिछले 3 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो, फलाना फलाना। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात कर रहा हूं तो वहां पिछले 2 साल की बात करेंगे, बाकी कंपनियों में हमेशा 3 साल की बात करेंगे। तो ये एक लंबी चौड़ी सी तकलीफदेह सी डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जिसको याद करना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। जो की पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एंड पे वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये ऐसे ही सिलेक्ट होगा जैसे इलेक्टेड डायरेक्टर होते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर इलेक्शन करवाएंगे। अब सवाल ये कि ये भाई साहब मिलेंगे कहाँ से, कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमें होगा हाँ भाई ये बंदा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, इसको उठाना से होता है, ये किस तरह से आएगा, किस जगह से आएगा। तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट ने थोड़ी सी गाइडेंस दी है और हमारे पास एक रेगुलेशन है जो एक्सप्लेन करती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे आता है और उसकी जो क्या एलिजिबिलिटी है, कौन शख्स हो सकता है कौन नहीं हो सकता। बड़ा मजे का पोर्शन है और रिसेंटली कुछ अर्से पहले ही सिलेबस में ऐड हुआ है, तो ये इससे जरा इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको हम अपॉइंट करेंगे अंडर कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन या कोड वगैरह है, जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो लिस्टेड कंपनियों पे कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो। तो वो कह रहे हैं जिस भी लॉ की वजह से अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो कहां से करेंगे, shall be selected from a data bank containing names, addresses and qualification of person who are eligible and willing to act as independent director। एक लिस्ट होगी पर्संस की, हम वहां से सिलेक्ट करेंगे। अब ये लिस्ट कहां से आएगी, एससीसीपी ने ना एक इनिशिएटिव लिया कुछ अर्से पहले। एससीसीपी ने कहा कि जी हम किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को इजाजत देंगे कि वो अपनी एक वेबसाइट बनाए, यानी कि एक इंस्टीट्यूट होगा वो अपनी एक वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे मुख्तलिफ लोग और उनकी प्रोफाइल आ रही होगी कि कौन कौन से लोग हैं, कितना तजर्बा रखते हैं, क्या एड्रेसेस हैं, क्या हिसाब किताब है। तो एससीसीपी ने ऑथराइज किया एक इंस्टीट्यूट को, एक इदारे को कि आप आए, आप लोगों को अपने पास रजिस्टर करें, ऐसे लोगों को जो एलिजिबल हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट पर उनका डाटा बनाएं, जिस भी लिस्टेड कंपनी या जिसको भी पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा आपकी वेबसाइट पे आएगा, देखेगा कि वो बंदा उन्हें सूट करता है या नहीं करता, फिर उस बंदे को सिलेक्ट कर लेगा। इसका मतलब है कि जो शख्स, फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक का एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं रिटायर हो गया हूँ, क्या अभी मैं किसी काम आ सकता हूँ, हो सकता है कोई बैंक शैंक मुझे अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिस्ट में काउंट कर ले। तो दिस कैन हैपन कि मैं इस इंस्टीट्यूट के पास जाऊं, इस इंस्टीट्यूट को अपनी प्रोफाइल बताऊं, इनसे पूछूं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप किस बंदे को एक ऐसा बंदा मानते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सके। ये मेरे से मेरा प्रोफाइल लें, अगर मैं एलिजिबल हूँ तालीमी एतबार से, तजर्बे के हिसाब से, तो ये वाली वेबसाइट मेरा डाटा उठा के अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देंगे। अब अगर किसी बैंक ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चूज करना है, वो इनकी वेबसाइट पे आएंगे इस इदारे के,
उस वेबसाइट पे बहुत सारे नामों में मेरा नाम नजर आएगा, वो मुझे नाम देखेंगे, मेरा तजर्बा देखेंगे, सोचेंगे हाँ ठीक है यार बंदा सही लग रहा है, मुझे अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इस बात की कि जो बंदा वहां पे वेबसाइट पे नजर आ रहा है वो इनके लिए इंडिपेंडेंट भी हो, बस उन्होंने अच्छे अच्छे बंदों की वहां लिस्ट दे दी है। लेकिन अगर वो बंदा इस कंपनी के लिए अच्छा ना निकला या इस कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंडिपेंडेंट ना हुआ तो उस इंस्टीट्यूट की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो तीन बातें आ गई, एससीसीपी एक इंस्टीट्यूट का क्या लेके आएगा, वो इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट बनाएगी और फिर कंपनी उस वेबसाइट से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉर्टलिस्ट करके और उनका इलेक्शन करवाएगी। इट शेल बी मेंटेन्ड, वो जो डाटा बैंक है ना, ये डाटा बैंक जिसको मैं वेबसाइट कह रहा हूँ ना, ये डाटा बैंक शेल बी मेंटेन बाय एनी इंस्टीट्यूट बॉडी और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय एससीसीपी। एससीसीपी ने जिसको कह दिया ना भाई आप ये चीजें मेंटेन करेंगे, वो इस चीज को मेंटेन कर रहा होगा। ऐसा इदारा जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, जो इस तरह की टेक्निकल चीजें चला सकते हैं, जिनको वेबसाइट चलाने का और इस तरह के सारे काम करने का तजर्बा है, वो इस तरह से कर रहे होंगे और अपनी वेबसाइट पे फॉर यूज बाय द कंपनी ये चीज अवेलेबल कर देंगे। अब ऐसे में कंपनी जो है कोई भी अगर पर्सन सिलेक्ट करती है डाटा बैंक से तो दैट द जिम्मेदारी लाइज विद कंपनी या गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट या कंपनी में से कोई भी बंदा वहां से एक बंदे को सिलेक्ट करता है तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वो बंदा सही सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब ऐसे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मैनर, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन इस डाटा बैंक में किस तरह से होगी, कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, बाकी रिक्वायरमेंट होने का एससीसीपी बता देगी। एससीसीपी ने बता दी और हमारे सिलेबस में भी शामिल है। क्या बताया? कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। इस रेगुलेशन में उन्होंने क्राइटेरिया बताया है, तरीका बताया है कि आप एक अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह। इस रेगुलेशन का कुछ पोर्शन जो हमारे सिलेबस में हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स एससीसीपी अगर चाहे तो कुछ अरसे के लिए रिलैक्स कर सकता है, लेकिन एससीसीपी जब कह देगा कि भाई ये इदारा और इस इदारे के अंदर से ये सारी चीजें आएंगी तो फिर उस इदारे के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं हमें उनमें से अपना कोई अच्छा बंदा चूज करना होगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ला चुके हैं जिसके मुताबिक सारा काम होगा। तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। तो अभी तक सबसे पहला स्टेप ये था कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझ आ गया। नंबर 2 में समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ से आएगा, एक डाटा बैंक मेंटेन किया जाएगा, गवर्नमेंट एससीसीपी ऑथराइज कर सकती है एक इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट पे लोगों को लेके आएगा, लोग जो एलिजिबल लोग समझते होंगे अपने आप को वो इदारे के पास जाते होंगे, उस इंस्टीट्यूट के पास, उसको कहते होंगे हमारी प्रोफाइल वेबसाइट पे डाल दें। अगर उन्हें लगेगा इस बंदे की अच्छी प्रोफाइल है, क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, वो अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। अब जिस कंपनी ने या गवर्नमेंट ने अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है वो उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से एक अच्छा बंदा चूज करेंगे और उस अच्छे बंदे को अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन अपॉइंट करते हुए सारी जिम्मेदारी कंपनी को लेनी होगी। इन्होंने तो अच्छे बंदे को लिस्ट में डाल दिया, लेकिन क्या वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बाकी सारी चीजें, ये सारी जिम्मेदारी हमें देखनी होगी। तो यहाँ तक ये सारी हम लोगों ने डिस्कशन की, एक प्रीएम्बल क्रिएट कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेगुलेशन में से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए काम की देखने वाली हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लें जी, अब हम कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018 के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये रेगुलेशन हमें बताएंगी कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, इंस्टीट्यूट की क्या जिम्मेदारी है इस डाटा बैंक वगैरह को लेके। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इस वेबसाइट पर डल जाए तो मेरे अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये दो में से अल्टरनेट ऑप्शन दी। या तो मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसके पास 15 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उन फील्ड्स में जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। तो अगर मेरे पास 15 एक साल का तजर्बा है एक खास रेलेवेंट फील्ड में, फिर तालीम शालीम और बाकी चीजें मेरी बहुत ज्यादा नहीं देखी जाएंगी। मुझे मेरे तजर्बे की बुनियाद पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैं एलिजिबल बन सकता हूँ। इस पोर्टल पे, इनके वेबसाइट पे, उस डाटा बैंक में मैं एंटर हो सकता हूँ। लेकिन अगर ये 15 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है, कुछ तालीम और कुछ तजर्बा। वो क्या है? एक ऐसा शख्स जो कि या तो ग्रेजुएट डिग्री रखता हो एक यूनिवर्सिटी से जो HEC रिकॉग्नाइज्ड है, या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हो। तो या आप जो है वो ग्रेजुएट डिग्री रखते हो
एक यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज है HEC की तरफ से, या आप एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। अब ये प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा नीचे इसके ऊपर बात करते हैं। ये नॉर्मली हम ICAP, ICMAP, ACCA इस तरह के इदारे जो कि अपने प्रोफेशन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल बॉडी काउंट होते हैं। मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में बात कर रहा हूँ, वो किसी भी फील्ड की कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो सकती है। तो या तो प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, या एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री हो, या प्रोफेशनल मेंबर हो, एंड has at least 5 year of relevant experience in one or more of the fields। कौन कौन सी फील्ड में तजुर्बा, इसका मतलब है कि या तो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो, या एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, और इनमें से जो भी हो उसके पास कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो। कौन कौन सी फील्ड्स में, उन्होंने कहा फाइनेंस का हो, लॉ का हो, मैनेजमेंट का हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिसर्च हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, टेक्निकल ऑपरेशन हो, या कोई भी और डिसिप्लिन जो उस कंपनी से रिलेटेड हो सकता है वो कंपनी हॉस्पिटल चलाती हो तो शायद हम कहें या उसके पास डॉक्टरी का एक्सपीरियंस हो, उसके पास ये तजर्बा हो, उसके पास वो तजर्बा हो। तो कोई भी रेलेवेंट या इनमें से कोई तजर्बा 5 साल का हो, एंड आप ग्रेजुएट हैं या आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। तो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर या ग्रेजुएट प्लस 5 साल तजर्बा। फर्ज करें तालीम शालीम नहीं है, ओके, एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास तजर्बा है, इदारे चलाने का तजर्बा है। अगर 15 साल का तजर्बा है तो वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इन दो में से कोई भी एक काम हो सकता है, तालीम प्लस 5 साल तजर्बा, या तालीम को इग्नोर करके 15 साल का तजर्बा। देन वो शख्स विलिंग भी हो कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो मतलब तैयार हो कि हाँ भाई वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, और वो कंफर्म करे अपॉइंटमेंट के वक्त कि वो अपना रीजनेबल टाइम डिवोट करेगा कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के मामला देखने के लिए, अपना स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की गवर्नेंस, कंपनी को चलाना, कंपनी की बागडोर संभालना है। तो हो सकता है कि एक बंदा टेक्निकल बहुत हो सकता है उस पैनल में भी आ रहा हो, लेकिन जिस वक्त हम उससे राब्ता करें उन दिनों उसके घर में कोई शादी हो और वो अगले 5-6 महीने तक उन जिम्मेदारियों में इतना फंसा हुआ हो कि वो कंपनी के मामलात की तरफ नहीं देख सकता। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो बताए कि क्या वो इस वक्त कंपनी को वो ड्यू टाइम दे सकेगा जिसके लिए हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं। तो ये उसको बताना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मीटिंग्स अटेंड करनी है, ये मीटिंग अटेंड करने की फीस लेगा, आने जाने का खर्चा पानी अगर इसका होगा, इसके अलावा इसका कंपनी से कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो भी फीस इसलिए ले रहा है कि इसने आके बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो इसका कंपनी से किसी किस्म का कनेक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छा बंदा होता है जो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। ये प्रोफेशनल बॉडी से क्या मुराद है? प्रोफेशनल बॉडी या तो ये पाकिस्तान में स्टेब्लिश हुई हो, गवर्न अंडर स्पेशल एनेक्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जैसे ICAP है, गवर्नमेंट ने ICAP का एक ऑर्डिनेंस बनाया और उसके तहत ICAP इदारा बनाया। तो ICAP इसी तरह से इंजीनियरिंग में इस तरह का कोई इदारा हो सकता है, मेडिकल में हो सकता है। हमारी फील्ड चूंकि अकाउंटेंसी है तो मैं ICAP की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर बनाया हुआ कोई ऐसा इदारा जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चल रहा हो, जिसको एक नेशनल लेवल की काउंसिल चला रही हो, और उसमें मिनिमम क्राइटेरिया हो एग्जामिनेशन का और मेंबरशिप देने का। जैसे ICAP में एक काउंसिल से चला रही होती है, उनका क्राइटेरिया होता है कि लोग आएंगे, इम्तिहान देंगे, इम्तिहान देने के बाद मेंबर बनेंगे। तो अगर इस तरह का कोई ना कोई उनका मामला है तो वो प्रोफेशनल बॉडी है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं। और स्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान एंड स्टेब्लिश अंडर स्पेशल एनेक्टमेंट इन दैट कंट्री, जिस जगह की बात हो रही है, और मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडी रेलेवेंट उस फील्ड के लिए। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ACCA या इस तरह की कोई बॉडी, ICA में सीमा या ICAW, जो कि फॉरेन इस तरह की प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारा जो पाकिस्तानी किसी लॉ के तहत सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे चल रहा हो, और एक ऐसा इदारा जिसकी अपनी डिग्री शिग्री हो, जिसका अपना एक सिस्टम एग्जामिनेशन का अपना एक निजाम हो, या तो उसका मेंबर हो, या पाकिस्तान से बाहर के किसी ऐसे इदारे का जो अपने मुल्क में इस तरह के किसी सेटअप के साथ रजिस्टर है और किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ उसकी एफिलिएशन है, जैसे IFAC का मेंबर। तो ये कहलाएगी प्रोफेशनल बॉडी। हमारी फील्ड में इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में ICAP, ICMAP, और मुल्क से बाहर ACC, ICW इस तरह से हो सकता है। और किसी और फील्ड में इसमें डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड, इंजीनियरिंग से, लीजिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी रेलेवेंट फील्ड की जो भी प्रोफेशन से लिंक बॉडी है वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन सा बंदा है जो एलिजिबल है, जो यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ सकता है। अब इससे आगे चल के देखते हैं कि इस इदारे की क्या जिम्मेदारी है, वो जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ने
अगेन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट ने रूल्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन में कहा है कि डायरेक्टर्स की जिम्मे है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है ताकि वो कंपनी को सही से चला सकें। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद या इलेक्ट होने के बाद शेल कंप्लीट डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे जो बाकी डायरेक्टर्स के ऊपर भी शर्त है, या अगर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या वो अपनी फील्ड के बहुत चैंपियन है तो वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं एसईसीपी से, जो भी लिस्टेड कंपनी की कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट के 12 महीने में। तो अपॉइंटमेंट के 12 महीने में या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लें जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस ने बताई है, या अगर वो कंप्लीट नहीं भी करते और वो समझते हैं कि वो उससे ज्यादा सियाने हैं और उनको चीजें आती हैं, तो उसमें एग्जाम्पशन का भी क्राइटेरिया, उनसे एग्जाम्पशन ले लें, तो फिर ये शख्स हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आ सकेगा। अब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। हमने कहा जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट? जो वेबसाइट बना के चला रहा है। पहली बात ये है कि ये इंस्टीट्यूट टेक्निकली साउंड होना चाहिए कि एक वेबसाइट और इसके सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देख सके। ये किस तरह का इदारा हो जो एचआर के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ उसको अच्छा डील करना आता हो। ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा? प्लेस द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन डाटा बैंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रेलेवेंट डिटेल ऑन वेबसाइट। अपनी वेबसाइट पे लिख देगा कि हमारा मेंबर बनने के लिए क्या शर्त है, हमारी वेबसाइट पे अपने नाम का इंदराज के लिए क्या फीस है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितनी तालीम वगैरह। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा नाम इनकी वेबसाइट पे आए तो पहले इनकी वेबसाइट पे क्राइटेरिया दिया हुआ होगा जिसको देखूंगा कि क्या मैं इनके क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। ये इंश्योर करेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे फॉर्मेट में हो जो इजीली एक्सेसिबल और डाउनलोडेबल हो, एप्लीकेंट्स आराम से चीजें डाउनलोड कर लें और समझ सकें इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये कुछ नेसेसरी मेजर्स, कंडीशंस और प्रोसीजर्स रख सकते हैं कि किस बंदे को इंक्लूड करना है लिस्ट में, किसको नहीं करना, और किसको लिस्ट में रखना है और किसको कुछ अरसे बाद निकाल देना उस लिस्ट में से। तो किसको इंक्लूड करना है, किसको रिटेन करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये टोटल डिस्क्रिप्शन इस इदारे के पास है। ये फीस भी रख सकते हैं सीसीपी की अप्रूवल से कि जो इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा नाम डाटा बैंक में, उसको कहें अच्छा ठीक है जी हम आपको सालाना फर्ज करें 5,000 चार्ज करेंगे, तो ये इस तरह की फीस अगर एससीसीपी इनको इजाजत दे तो ये रख सकते हैं। और वो सारा कुछ, हर वो शख्स जिसका नाम इस लिस्ट में डाटा बैंक में इंक्लूडेड है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपना डाटा एक्यूरेट, एडुकेट और कंप्लीट दे, कोई धोखा ना करे, कोई बेईमानी ना करे, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सच्ची हो। इंस्टीट्यूट बेसिक तहकीक करेगा लेकिन असल जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पे है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना नाम डलवाऊं तो मुझे ये वहां पे एक्यूरेट, अप टू डेट और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। भाई देखिए ना, मैं भी तो एक मजे का रिटायरमेंट प्लान बना सकता हूँ कि ठीक है जी, बहैसियत टीचर जी बड़ा सर्व कर लिया, कॉर्पोरेट लॉ का मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इतने अरसे का सारा कुछ है, तो मैं इस नॉलेज का, इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाऊं और कंपनी को एडवाइजर बन जाऊं। तो मैं जाऊं इस वेबसाइट वालों को इनकी रिक्वायरमेंट देखूं, डाउनलोड करूं, इसके फॉर्मेट पे अप्लाई कर दूं इनकी वेबसाइट पे, तो हो सकता है मैं साल का 5,000 टाइप की कोई फीस भी नहीं दे दूं कि ठीक है जी आपके पैनल पे मौजूद हूँ, तो पाकिस्तान की सैकड़ों कंपनियों में से जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड में चाहिए होगा वो देखेंगे तो मेरा प्रोफाइल नजर आएगा, अगर मैं उन्हें अच्छा लगा तो मुझे अपॉइंट कर लें तो अच्छा है। साल में कोई 3-4 कंपनियों का अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, मैं वहां जाता हूँ, साल में 3-4 दफा उनकी मीटिंग होती है, तो मैं साल में 10-12 मीटिंग अटेंड कर लूंगा, हर मीटिंग का 50-1,000 रुपया चार्जेस ले लिए, और आना जाना कंपनी के जिम्मे हो गया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल गया, थोड़ा सा फेसबुक पे तस्वीरें लगा ली सेल्फी लेके कि भाई मैं फलाना कॉर्पोरेट मीटिंग में गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो ये एक बड़ा मजे का सिस्टम है कि जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो सीनियर हैं, समझदार हैं और जिनका कंपनी से ज्यादा लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको कंपनी के बोर्ड पे एक टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे बुलाया जाए, आए अपनी टेक्निकल एडवाइस दें और चले जाएं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि कंपनी जब भी इस वेबसाइट से बंदे को सिलेक्ट करेगी तो कंपनी को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो बंदा हम सिलेक्ट करें वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम डाटा बैंक। डाटा बैंक से बंदा उठाने से पहले सवाबदीद कंपनी की अच्छी तरह से देख ले जो बंदा हम उठा रहे हैं वो सही है या नहीं। Company shall require such individual to submit an undertaking on a non-judicial stamp paper that she meet the requirement of the regulation and फलाना। ऐसे में जिस इंडिविजुअल को कंपनी बुलाएगी कि अच्छा जी हम आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उस इंडिविजुअल से खुद भी पूछेंगे कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की शर्तें हैं, तुम बताओ तुम इन शर्तों पे पूरा उतरते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई मसला है। तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है, उसने सिर्फ आपको एक अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल किया, कैंडिडेट उन कंपनी को फिट है या नहीं है वो कंपनी वालों ने देखना है। देन
इंस्टीट्यूट वो जो जिसने वेबसाइट चलाई हुई है अपनी वेबसाइट पे फॉलोइंग डिस्क्लेमर जरूर पेस्ट करेगी, ये बात लिखी होगी वहां पे, ताकि हर आने वाले को, हर कंपनी को जो वहां से बंदा चूज कर रही है उसको पता लग जाए कि ये इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या लिखा होगा? It is the responsibility of every person appointing independent director to exercise due diligence in terms of requirement of act or applicable law for the purpose of selecting a person. वो कंपनी जो हमारे पास से एक बंदे को सिलेक्ट कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि देखे कि वो बंदा उनको सूट करता है या नहीं करता। इंक्लूजन इन डाटा बैंक डज नॉट गारंटी सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमारी वेबसाइट पे इसका नाम आ जाना हरगिज गारंटी नहीं है कि ये आपकी कंपनी में भी इंडिपेंडेंट होगा। Institute shall neither guarantee nor make any representation regarding the accuracy and or reliability of information. हमने इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट कहेगा हमने इंफॉर्मेशन आपकी सहूलत के लिए दी है, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं देते। अगर एक बंदे ने झूठ बोला और हमसे भी झूठ बोला है, हम उसकी झूठ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हमने बंदा रख दिया वहां पे, उसकी इंफॉर्मेशन रख दी, आप बंदे से मिलो, देखो जो उसने लिखा है वहां पे क्या वो सही है या नहीं। अगर आपको ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर लो, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। Institute shall not be responsible for any contravention of any law committed by any company or its director by the reason of the fact that person appointed by company as independent director was selected from the data bank. अगर उस इंस्टीट्यूट के बनाए हुए डाटा बैंक में से एक बंदा सेलेक्ट किया गया है तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है कि उन बेचारों पे जिम्मेदारी आ गई कि वही एक्यूरेसी का ख्याल रखें, वही देखें कि बेईमानी ना हो। सिर्फ इनका मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना था, हमने फैसिलिटेट कर दिया है। हम किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बंदा झूठ बोले, आप झूठ बोलो, आपने कंपनी लॉ फॉलो नहीं किया, बंदे ने फॉलो नहीं किया। हम सिर्फ एक मीडियम बने थे, एक वेबसाइट पे आपको एक बंदा शॉर्ट लिस्ट करने में आसान कर दिया। जो आप पूरे पाकिस्तान में ढूंढते, हमारे पास 6 बंदों का प्रोफाइल आपको मिल गया। उन 6 में से कौन सा आपको अच्छा है, कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा, किसको अपॉइंट करें, किसको नहीं करना, वो आपकी मर्जी, हमारा काम खत्म। तो ये चीजें उस की वेबसाइट पे डिस्क्लेमर के तौर पे आनी चाहिए। तो दीज वर द रेगुलेशंस जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर जो है वो हमारी एक डिस्कशन होती है कि उसकी सिलेक्शन के वक्त ये जो ये रेगुलेशंस है ये हमें कहाँ मदद करेंगी। अब मैं इसको चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर्स वो कैसे आते हैं डिस्कस कर लिया। दूसरा डायरेक्टर्स की रिमूवल को हम डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्टर कैसे कैसे रिमूव होता है। बीच में एक इनेलिजिबिलिटी का सेक्शन था जो मैंने उधर नहीं, मैं रिमूवल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तीसरा पोर्शन हम कह सकते हैं डायरेक्टर्स की पावर, लाइबिलिटीज, लोन वगैरह, और चौथे पोर्शन में हम अदर ऑफिसर का जिक्र करते हैं। हमने पहला पोर्शन खत्म कर लिया। अब अगला सवाल ये कि क्या एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है? जी, डायरेक्टर्स को मेंबर्स तहरीके अदम इत्मीनान ला के निकाल सकते हैं। कंपनियों में भी ऐसा होता है। और बाय लॉ अगर डायरेक्टर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो लॉ ने कहा था खबरदार ऐसा किया तो निकाल दिए जाओगे, तो वो निकल जाएगा। एक तीसरा तरीका भी होता है SCCP, लेकिन हमने उसको नहीं पढ़ना, वो तो एज में भी प्रिस्क्राइब लिख भी दें तो फायदा कोई नहीं। तो मेंबर्स भी निकाल सकते हैं और लॉ की वजह से डायरेक्टर खुद ब खुद भी निकल सकता है। अब इसमें प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि अगर डायरेक्टर्स को मेंबर निकालना चाहें तो मेंबर्स को इकट्ठे होकर एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी। मीटिंग में इकट्ठे होंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस रेजोल्यूशन के हक में कुछ लोग वोट करेंगे, कुछ उसके मुखालिफ वोट करेंगे। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो जो इस रेजोल्यूशन के हक में है वो क्या कह रहे हैं? निकालो डायरेक्टर को। और जो इसके अगेंस्ट है वो क्या कह रहे हैं? ना निकालो। पहली दफा हम ये नहीं देखेंगे कि रेजोल्यूशन के हक में कितने लोग हैं, हम देखेंगे रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कितने लोग हैं। रेजोल्यूशन के अगेंस्ट मतलब ना निकालो, डायरेक्टर को रहने दो। तो अगर एक डायरेक्टर को निकालने के लिए वोटिंग हुई है तो डायरेक्टर नहीं निकलेगा अगर उसकी फेवर में उतने वोट आ गए। कितने वोट? 2 अलग क्राइटेरियाज है। मेरा जुमला समझ आ रहा है? एक डायरेक्टर को निकालने की करारदाद नहीं पास होगी अगर उस डायरेक्टर को निकालने की करारदाद के खिलाफ आए हुए वोट, इतना औखा जुमला आसान अल्फाज में, अगर डायरेक्टर की फेवर में इतने वोट आ गए तो बच जाएगा। कितने वोट आ गए? 2 अलग अलग क्राइटेरियाज है। अगर तो इलेक्टेड डायरेक्टर है, इलेक्शन से आया है और हम उसको निकाल रहे हैं, तो उसको इस वक्त उतने वोट चाहिए बचने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को मिले थे। याद है अभी थोड़े पहले निकाले थे 60,000 और डिवाइड करें तो 5,000 शेयर्स के बराबर। तो अगर आज भी इतने शेयर्स की हिमायत इस बंदे को हासिल हो तो नहीं निकाला जाएगा। भाई हो सकता है इलेक्शन वाले दिन 3 लाख शेयर्स, 3 लाख वोटों से जीत के आया हो, लेकिन आज भी इसको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं जितने से एक बंदा कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है।
तो अगर हम ऐसे कहें देखो तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम हुई है, पहले तुम्हें 3 लाख वोट पड़े थे, अब 1 लाख वोट पड़ा है, तो कहेगा वो देखो वो जो साइड पे बैठा हुआ है, वो जो गरीब गुरबा सा बंदा बैठा हुआ है, वो जो 60,000 शेयर लेके आया है, मेरे पास अभी भी उससे ज़्यादा शेयर है, तो मुझे कैसे कहते हो कि मैं निकल जाऊं? तो अगर एक डायरेक्टर को आप निकालने लगे और वो कम से कम उतने वोट ले ले जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट है, तो बच जाएगा। ये तो हो गया इलेक्टेड डायरेक्टर। अगर फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी टाइप हो, अब ना कैजुअल वैकेंसी इलेक्शन लड़के आया ना फर्स्ट इलेक्शन लड़के आया, इनको बचने के लिए चाहिए होते हैं एवरेज वोट। एवरेज वोट का क्या फार्मूला होता है? अगर तो कैजुअल वैकेंसी है तो पीछे कोई इलेक्शन हुआ होगा, इलेक्शन वाले दिन के वोट ऊपर रखते हैं हम और डिवाइड कर देते हैं आज की डेट में कितने डायरेक्टर्स हैं। फर्स्ट करें इलेक्शन वाले दिन 10 लाख वोटों से वोट पड़े, आज 10 बंदे हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं, सारे डायरेक्टर्स मिला के काउंट करेंगे, पता लगा 10 है। इलेक्शन वाले दिन वोट कितने पड़े थे? 10 लाख। अगर ये आज के 10 बंदे 1.5-2 साल पहले इलेक्शन वाले दिन सब इलेक्शन लड़ते और सबको बराबर वोट मिलते, तो पर डायरेक्टर कितने वोट आते? आज ये इतने लेके दिखाते, बच जाएगा। दोबारा सुन लें, फर्स्ट या कैजुअल डायरेक्टर्स के केस में टोटल वोट्स अवेलेबल, वो जो फार्मूले से निकलते थे, नंबर ऑफ डायरेक्टर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग, आज की डेट में डायरेक्टर कितने हैं। तो अगर कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा हूं तो इलेक्शन के दिन के वोट उठा ले, डिवाइड कर दें आज के दिन के डायरेक्टर्स। और अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, तो फिर शेयर कैपिटल से हम डिवाइड कर देंगे कि पर बंदा पर डायरेक्टर कितना शेयर कैपिटल आता है, इतनी अगर फेवर उसके पास आज मौजूद है उसको नहीं निकाला जाएगा। तो ये 2 कैटेगरीज बन गई। इलेक्टेड के लिए हमारे पास बेंचमार्क है मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए लास्ट इलेक्शन में, और फर्स्ट या कैजुअल वैकेंसी के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो कहानी कुछ को समझ आई? तो डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए यू नीड रेजोल्यूशन, बट वो बच जाएगा अगर वो इतनी वोट इलेक्शन के केस में, इलेक्टेड डायरेक्टर के केस में मिनिमम वोट ले ले और बाकियों के केस में अगर एवरेज वोट ले ले। अच्छा, आप गौर से देखिए, मैंने फर्स्ट का बताया, कैजुअल वैकेंसी का बताया, इलेक्टेड का बताया, मैंने नॉमिनी का नहीं बताया। क्रेडिटर के नॉमिनी को हम नहीं निकाल सकते, वो क्रेडिटर की मर्जी है, और हमारा जो एग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट वाले को हम नहीं निकाल सकते। ये हम अपने उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे प्रोसेस से आए हैं, जो हमारे ऊपर थोप दिए गए डायरेक्टर्स, उनको हम नहीं निकाल सकते। डन। दूसरी बात, डायरेक्टर खुद ब खुद निकल जाएगा। हाँ, बाय लॉ अगर इन 4 में से कोई एक हरकत करेगा तो खुद ब खुद निकल जाएगा। कौन सी हरकत है? मैं काम करता हूं, मैं लास्ट से ऊपर की तरफ आता हूं, इन कामों में से कोई भी काम करेगा निकाल दिया जाएगा। 5वां तो बहुत ही खूबसूरत है, एनी एडिशनल ग्राउंड में बी स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। अगर आपने आर्टिकल्स में कह दिया ना कि ये 2-3 बातें अगर हमारे किसी बंदे में हुई तो वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, तो ठीक है, निकल जाएगा। आप आर्टिकल्स में भी बता सकते हैं। उसके अलावा 4 शर्तें हैं। चौथी शर्त क्या है? बिकम्स इनएलिजिबल अंडर कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट ने उसको नाअहल डिक्लेयर कर दिया, ये लफ्ज़ तो काफ़ी सुना सुना सा है, तो अगर कंपनीज एक्ट कह दे कि ये इनएलिजिबल है, वो कौन लोग होते हैं उसकी एक अलग लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपने क्राइम करनी है। तीसरा, अभी इनएलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इनएलिजिबल होते हैं। तीसरा, एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डायरेक्टर फॉर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। अगर एक डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग्स से गायब हो, बताए भी ना कहाँ है, लीव ऑफ एब्सेंस भी ना जमा कराए, वजह भी ना बताए, मतलब एक शख्स डायरेक्टर के तौर पे आया है और डायरेक्टर्स की मीटिंग वैसे ही कई महीने बाद होती है और लगातार 3 मीटिंग हो गई है, भाई साहब आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है उसको कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिस दिन उसने तीसरी मीटिंग छोड़ी उस दिन उसने कंपनी छोड़ दी, उस दिन वो इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा। तो अगर एक डायरेक्टर 3 लगातार मीटिंग्स छोड़ दे, फारिग हो जाएगा। हाँ, फर्ज करें उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो कंपनी को इन्फॉर्म कर दे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं आ नहीं सकता, लीव ऑफ एब्सेंस है, कोई मसला नहीं। हम कह रहे हैं बगैर बताए गायब हुआ हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा और लगातार 3 मीटिंग से गायब है, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, वो फारिग हो जाएगा। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब सेकंड और फर्स्ट ऊपर से कनेक्ट होगा, ही और एनी फर्म ऑफ विच ही इज पार्टनर और एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर। अगर वो या उसकी कोई फर्म या उसकी कोई कंपनी, इन 2 में से कोई एक काम कर बैठे, कौन से 2 काम? सेकंड, एक्सेप्ट अ लोन और गारंटी फ्रॉम कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए कंपनी से कोई लोन ले बैठे, कंपनीज एक्ट ने एक तरीका बताया लोन लेने का, अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो जिस दिन वो या उसकी फर्म या उसकी कंपनी ने लोन लिया है उसी दिन वो फारिग है। नंबर 1 सबसे टेक्निकल वाला, विदाउट सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग, बगैर मेंबर्स की रजामंदी के। जनरल मीटिंग क्या होती है?
मेंबर की मीटिंग, मेंबर से बगैर पूछे एक्सेप्ट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी पोजीशन ऑफ बेनिफिट अंडर कंपनी अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल और टेक्निकल एडवाइजर। मामला थोड़ा सा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। हमने कहा कि अगर एक डायरेक्टर कंपनी में कोई पोजीशन ऑफ बेनिफिट एक्सेप्ट कर ले, डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर कंपनी में आता है, कंपनी से अगर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो तनख्वाहें लेता है, और अगर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जस्ट मीटिंग में आता है, तो मीटिंग अटेंड करने का टीएडीए लेता है। एक डायरेक्टर कंपनी में अपनी डायरेक्टरशिप के पैसों के अलावा कोई एक्स्ट्रा पोजीशन नहीं ले सकता जब तक के मेंबर्स राजी ना हो। भाई एक डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कहे मैं डायरेक्टर तो हूं, मुझे सीएफओ भी बना दो, मुझे फाइनेंस का हेड भी बना दो। तो एक और डायरेक्टर जिसने एमबीए मार्केटिंग किया होगा वो कहेगा अच्छा मैं मार्केटिंग का हेड बन जाता हूं। तो अगर डायरेक्टर्स को ये इजाजत मिल गई कि वो कंपनी में पोजीशन एक्सेप्ट कर लें, तो फिर तो डायरेक्टर ही सारी पोजीशन अपने नाम को दे देंगे और कंपनी के सारे पैसे उन्हीं डायरेक्टर्स को सैलरी और इस तरह की देने में चले जाएंगे। हाँ, अगर एक डायरेक्टर वाकई बड़ा कंपिटेंट है तो हर्ज भी कोई नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि ये मेंबर्स पे छोड़ देते हैं, मेंबर्स को बुलाएंगे मीटिंग में, उनसे कहेंगे ये डायरेक्टर कंपनी में ये पोजीशन ऑफ बेनिफिट एक्सेप्ट करना चाहता है, पोजीशन ऑफ बेनिफिट, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ, ऑफिस कहते हैं पोजीशन को, प्रॉफिट का मतलब यहां बेनिफिट। तो अगर एक डायरेक्टर कंपनी में किसी एजाजी एक्स्ट्रा सीट पे जाना चाहता है जिससे उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो जब तक मेंबर अलाउ ना करें ये चीज इजाजत नहीं है। थोड़ा सा वक्फा देना है और कहना है हाँ मगर 3 काम कर सकता है बगैर मेंबर से पूछे। 3 पोजीशन लॉ ने बता दी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए या लीगल एडवाइजर बन जाए या टेक्निकल एडवाइजर बन जाए। ये 3 ऐसी पोजीशन है जिस पे मेंबर से पूछा या नहीं पूछा ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है कोई भी डायरेक्टर इन 3 पोजीशन पे जाए तो खिलाफ वर्जी नहीं है। इन 3 पोजीशंस के अलावा अगर किसी भी और पोजीशन पे जाना चाहता है तो जब तक मेंबर इजाजत नहीं देंगे तब तक वो नहीं जा सकता। क्या ये बात समझ आई है? रीकैप करते हैं, 5 में से कोई भी एक काम करने से डायरेक्टर फारिग हो जाएगा। एंड से शुरू करते हैं, अगर आर्टिकल्स में कुछ बताया हुआ है वो फॉलो ना करे फारिग हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा कर ले कि कंपनीज एक्ट के इन एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में फॉल कर जाए तो निकल जाएगा। अगर लगातार 3 मीटिंग छोड़ दे तो फारिग हो जाएगा। वो उसकी फर्म या उसकी कंपनी से ऐसा लोन ले बैठे जो कंपनी लॉ के खिलाफ हो, फारिग हो जाएगा। फिर वो उसकी फर्म या उसकी कंपनी में ऐसी कोई पोजीशन एक्सेप्ट कर लें जो मेंबर से बगैर पूछे थी और इन 3 में भी नहीं थी, वो फारिग हो जाएगा। बाकी रट्टा तो आप लगा ही लेंगे, तो मैंने समझाने की भरपूर कोशिश की है। अब चलते हैं रट्टे वाले सेक्शन की तरफ। कौन कौन इन एलिजिबल है, कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, एक छोटी सी लिस्ट, साथ एक छोटा सा प्यारा सा स्माइली। मुस्कुराहट का मतलब यह है कि यहाँ टीचर मुस्कुरा रहा है कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ बताना है कि बच्चों ये याद कर लेना। चले खैर, आप कहेंगे सर ये क्या बात है, थोड़ा सा तो बताएं। ठीक है जी, माइनर नहीं होना चाहिए डायरेक्टर। छोटा सा बच्चा कंपनी चलाता अच्छा तो नहीं लगता, तो माइनर नहीं होना चाहिए डायरेक्टर। अनसाउंड ना हो, ऐसा शख्स ना हो जिसका जहनी तवाजुन खराब हो, ये भी मुनासिब नहीं है। इंसॉल्वेंसी के किसी फेज में ना हो। अब आप कहेंगे ये इंसॉल्वेंट क्या होता है, ये एक अलग कहानी है। अगर एक बंदे की लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो उनको पे ना कर सके, तो फिर क्या होता है, वो गवर्नमेंट से अमान के लिए जाता है, गवर्नमेंट से पनाह मांगता है, गवर्नमेंट से जाके कहता है आप मुझे बचाएं। भाई एक बंदे ने फ़र्ज़ करें 2 करोड़ से बिजनेस शुरू किया, सारा पैसा डूब गया, उसके पास 10 लाख रह गया, उसके सारे असासे मिला के 20 लाख हैं। तो जिनसे पैसे लेके बिजनेस शुरू किया था वो तो अक्सर उसके पास आते जाते रहते हैं और आके कहते हैं पैसे दो, पैसे नहीं देता, कोई घूसा मार के जाता है, कोई चपेड़ मार के जाता है। फिर अगले हफ्ते आते हैं पैसे दो, नहीं दे पाता, उसके घर के असासे बिकवा देते हैं, उसके सारा सामान बिकवा देते हैं, ख़त्म हो गए, उसके पास जो था सब खत्म हो गया। अब क्या होगा, जो भी आएगा वो सिवाय मार कुटाई के और कुछ नहीं करेगा। तो जब इंसानियत की तजलील हो रही होती है, पुराने ज़माने में ऐसे बंदे को ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बना लिया जाता था, तो जब इंसानियत की तजलील हो रही हो तो वहाँ सॉल्वेंसी का लॉ आता है, इंसॉल्वेंसी का। वो एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर एक शख्स अदालत के पास जाके अप्लाई करे कि काइंडली आप आएँ मेरे असासे देखें और मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दें, तो अदालत की तरफ से एक नुमाइंदा आता है जिसका नाम होता है ऑफिशियल असाइनी। वो उस बंदे का सारा हिसाब किताब करता है और फिर जितने जितने उसके पैसे दिए जा सकते हैं, जो जो उसके असासे हैं या जो उसके कनेक्टेड असासे हैं, उन सारों का हिसाब लगा के जितने पैसे निकल सकते हैं लोगों को दे के, उसके बाद लोगों से कहते हैं भाई इसको गवर्नमेंट की तरफ से हमने ठप्पा लगा दिया, ये दिवालिया हो गया, अब इससे कोई तकाजा ना करे। तो अगर एक डायरेक्टर ने दिवालिया होने के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है,
या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, उसका हिसाब किताब चल रहा है, अभी पेमेंट नहीं हुई, मतलब अभी उसके एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, तो इंसॉल्वेंसी के इन फेजेस में अगर वो है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो कब तक इंसॉल्वेंट रहता है, कब जिंदगी में वापस आता है, ये जानने के लिए किसी और एपिसोड में, हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अब इंसॉल्वेंसी के लॉ में क्यों इतनी डिटेल में जाएं, यही नहीं खत्म हो रहा। और प्रॉब्लम ये है कि लॉ के स्टूडेंट को अपने लॉ के अलावा हर बात अच्छी लगती है, सर वो बताएं उसमें क्या होता है। तो भाई जो है पहले इसको याद कर लेते हैं। ये बात समझ आई? अगर किसी कोर्ट ने उसको किसी इमोरल बिहेवियर के ऊपर सजा सुना दी कि ये बंदा बड़ा गैर इखलाकी हरकत करता पाया गया, गैर इखलाकी हरकत तो तकरीबन सारी कर रहे होते हैं, पकड़े नहीं जाते, तो यहाँ पे जो पकड़ा गया हो, हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जिस पे दफाए जुर्म आयद हो गई हो, एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम। कन्विक्टेड का मतलब है मुजरिम, जिसको अदालत ने जुर्म के तहत कह दिया हो कि हाँ भाई इसने गलत हरकत की है। तो ऐसा शख्स जिसको अदालत ने मुजरिम कर दिया वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, हम तो प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं। तो इसी वजह से फिर वो दोबारा से सीट से हटना पड़ा था प्राइम मिनिस्टर साहब को। अगर उसको कंपनीज एक्ट के किसी और सेक्शन ने मना कर दिया, खबरदार तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते, कंपनीज एक्ट मना करता है किसी को? कंपनीज एक्ट के कई सेक्शंस ऐसे हैं जो कहते हैं अगर एक शख्स ने ऐसी हरकत की तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। हमारे ही सिलेबस में से चैप्टर 14 में से आपको एक एग्जांपल देता हूं, डिविडेंड टाइम पे ना देना। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव टाइम पे डिविडेंड ना दे सके तो उसको 5 साल तक किसी भी कंपनी का सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ही नहीं, डायरेक्टर बनने पे भी पाबंदी लग जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर कंपनीज एक्ट के किसी और सेक्शन ने मना किया हो तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। उसने फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफ वर्जी की है, उसका जो ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट था उसने तोड़ दिया है, उसका इंटरेस्ट था उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसने बेईमानी की, छुपाया है कंपनी से। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आगे इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर में देखेंगे। इसाक डार भाई जाते जाते तोहफा दे गए, एनटीएन ना उसके पास। एनटीएन क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, फारिग हो जाएगा। और यहां एक आखिरी बात लिखी है, नॉट अ मेंबर। अभी एक्सेप्ट को मत पढ़े, नॉट अ मेंबर। इसका मतलब अगर एक शख्स मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। एकदम से लॉ को याद आया कि हमने तो कई तरह के डायरेक्टर बताए हैं, तो ये तो फंस गए। तो उन्होंने कहा एक मिनट रुको, एक्सेप्ट इन 4 के अलावा बाकियों के लिए मेंबर होना शर्त है, इन 4 के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। ये 4 कौन कौन से हैं? एंड वाले से शुरू करते हैं। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, वो जो क्रेडिटर्स या उन लोगों का कोई नुमाइंदा घुसा हुआ था उसके लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। थर्ड को पढ़ते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं डीम डायरेक्टर, हम उसे कहें या ना कहें वो खुद ब खुद डायरेक्टर काउंट होता है। देन होल टाइम डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कुछ डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर भी होते हैं, उनके पास शेयर नहीं होते, वो एम्प्लॉयमेंट पे होते हैं, तो एम्प्लॉय डायरेक्टर के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। चौथा, पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, वो शख्स जो किसी ऐसे मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन कौन नहीं होता? कंपनी। तो हमारा एक इंसान डायरेक्टर जो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंपनी के लिए मेंबर होना शर्त है, इस बंदे के लिए शर्त नहीं है। अगर आर्टिकल्स में लिखा होगा क्वालिफिकेशन शेयर, फिर शर्त बन जाएगी। तो 4 तरह के लोगों के लिए मेंबर होना शर्त नहीं है। बाकी केस में जितने भी हमने डायरेक्टर्स की किस्में पढ़ी हैं, हर किस्म के लिए डायरेक्टर होना मेंबर होना शर्त है। डन। देन लिस्टेड कंपनी में कुछ एडिशनल मसले भी हैं। अगर आप रीपेमेंट में आपने डिफॉल्ट की है, लोन की रीपेमेंट में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्ट की है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप किसी ब्रोकरेज हाउस का पार्ट हैं, लिस्टेड कंपनी के अंदर जाहिर है ब्रोकर से आपका ताल्लुक होना, ये जो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है या आपका स्पाउस ब्रोकर हो या आप कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस को डील कर रहे हो, तो वो उन्होंने मना किया है। तो लिस्टेड कंपनी में 2 एडिशनल बातें हैं, डिफॉल्टर इन रीपेमेंट ऑफ लोन और ब्रोकरेज हाउस वाला बंदा, ये दोनों भी डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो ये एक छोटी सी लिस्ट थी इन एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की। सेकंड पोर्शन खत्म होता है। पहला पोर्शन था डायरेक्टर्स की कई किस्में, दूसरा पोर्शन था डायरेक्टर कैसे कैसे निकाला जा सकता है। अब आते हैं सिलेबस के थर्ड पोर्शन, ये मजीद बोरिंग है। अगर मैं कहूँगा कि ये बोरिंग है तो आप कहेंगे पीछे आप कौन सा को लतीफ़े सुना रहे थे, तो ये और ज़्यादा बोरिंग है। पहली शीट पे एक स्माइली आपका इंतजार कर रही है, डायरेक्टर्स की एक पावर, डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं, कर लेंगे याद। अब तो MCQ का ज़माना है, दरमियान में से कोई भी लाइन में उठाई जा सकती है। तो डायरेक्टर ये सारी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है, जो पावर्स लॉ ने मेंबर्स को नहीं दी वो डायरेक्टर के पास है।
अगर लॉ ने कह दिया ना ये काम मेंबर्स अप्रूव करेंगे, वो पावर डायरेक्टर के पास नहीं है। तो नंबर 1 डायरेक्टर हर वो काम कर सकते हैं जो मेंबर्स को नहीं मिला। नंबर 2 एक लिस्ट सी दे दी कि ये कुछ पावर्स हैं जो डायरेक्टर एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ एक पावर जिस पे लोग कंफ्यूज होते हैं 1 मिलियन वाली, इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम और अंडरटेक लीजिंग ऑब्लिगेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन। इस जुमले को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया जाता है। यहां पे ऐसा लग रहा है कि 1 मिलियन से ऊपर अगर हो तो डायरेक्टर के इख्तियार में है। कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपनी के अंदर अक्सर बाइंग सेलिंग हो रही होती है, कभी एसी खरीदना होता है, कभी कोई छोटा मोटा रोस्टम खरीदना होगा, माइक खरीदना होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम हर मामले में डायरेक्टर को ले आए, भाईजान आप आओ, आप अप्रूवल दो। लेकिन अगर किसी सिंगल आइटम पे आप 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो ये सिर्फ डायरेक्टर्स की पावर है, एम्प्लॉय लेवल की पावर नहीं है। तो जुमले का मतलब ये है कि 1 मिलियन से ऊपर का कोई सिंगल कैपिटल एक्सपेंडिचर या 1 मिलियन से ऊपर की कोई लीजिंग ऑब्लिगेशन अगर आपकी है तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर अप्रूव कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयज का कोई रोल नहीं है। ये बड़े लेवल की ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से अगर कोई डिस्पोजल वाला एसेट 1 लाख से ऊपर का हो तो वो भी डायरेक्टर्स की ही अप्रूवल से होगा। यानी 1 लाख से नीचे का डिस्पोजल एम्प्लॉयज देख सकते हैं, 1 मिलियन से नीचे की परचेज एम्प्लॉयज देख सकते हैं, लेकिन 1 मिलियन से ऊपर और 1 लाख से ऊपर ये फिर इनकी पावर है। अब यहाँ ना आई क्या परेशान रहता है, क्या करे, कभी अमाउंट डाल देता है, कभी एज में बी स्पेसिफाइड डाल देता है। ओरिजिनल लॉ में पता है क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है एज में बी स्पेसिफाइड, और एक जगह एसईसीपी ने बताया कि वो 1 मिलियन और वो 100,000 है। अब आईकेप को समझ नहीं आता, किसी एडिशन में किताब में ये अमाउंट्स लिख देता है, किसी जगह लिख देता है नहीं अमाउंट नहीं, एज में बी स्पेसिफाइड, और अगर कभी अमाउंट लिख दे तो सप्लीमेंट में आके कहता है नहीं उसको लिख दो एज में बी स्पेसिफाइड। तो वो शदीद परेशान है, तो मैं उस परेशानी में नहीं मुब्तला हुआ, आप ये अमाउंट लिख दीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे है ओरिजिनल लॉ में एज में बी स्पेसिफाइड, बट उनका कोई पता नहीं कि इस वक्त भी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ हो जिसमें दोबारा से लैंग्वेज चेंज कर दी हो। पिछली दफ़ा सेशन के बीच में 11 दफ़ा चेंजेस आई थी, और एक चेंज तो पेपर से शायद 20 दिन पहले आई थी, अभी तो फिर बहुत टाइम पड़ा है। जी जनाब, हमने देखा ये डायरेक्टर्स की पावर है, मैंने देखा मुस्कुरा दिया, बट आपने खाली मुस्कुराना नहीं, आपने याद भी करना है। डायरेक्टर्स की पावर, वो पावर्स तो हमने पढ़ी, उसके अलावा कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मेंबर से पूछे बगैर नहीं हो सकती। वो क्या पावर्स हैं? यानी कि ये वो पावर्स हैं जिसमें कंबाइंड अप्रूवल चाहिए, मेंबर के अप्रूवल भी चाहिए, डायरेक्टर्स के अप्रूवल भी चाहिए। पहला पॉइंट सबसे नीचे लिखा हुआ है, रिमिट गिव रिलीफ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर लोन एडवांसेस लोन टू डायरेक्टर। अगर किसी डायरेक्टर को लोन दिया गया है और उस लोन को एक्सटेंड करना है, रिलैक्सेशन देनी है, तो ये डायरेक्टर्स का इख्तियार नहीं है, ये मेंबर्स और डायरेक्टर्स दोनों का इख्तियार है। यानी कि मेंबर से पूछे बगैर डायरेक्टर किसी और डायरेक्टर के दिए गए लोन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, कंपनी की सब्सिडरी को बेच नहीं सकते, ना सेल कर सकते, ना किसी और तरीके से उसका कोई और सौदा नहीं कर सकते जब तक मेंबर्स ना मान जाएं। और पहले वाले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि कंपनी का एक साइजेबल पार्ट, एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ी ब्रांच, एक बड़ा एसेट नहीं बेच सकते। और साइजेबल का मतलब यह है कि तकरीबन 25% एसेट्स ऑफ दैट कैटेगरी। अगर एक कंपनी के 3 तरह के बिजनेस हैं तो एक बिजनेस में जितने उसके एसेट्स हैं उसका 25% से ऊपर अगर आपने बेचना है तो ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है कि जिसके लिए आपको मेंबर्स की जरूरत पड़े। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें मेंबर से पूछे बगैर आप नहीं कर सकते। अब अगर आप एक मेजर पोर्शन बेचने जा रहे हैं, या आप अपनी एक बड़ी सब्सिडरी बेचने जा रहे हैं, या आप अपना कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे लगे कि बिजनेस क्लोज हो सकता है, तो फिर आपने स्पेसिफिकली अल्टरनेट बिजनेस प्लान देना है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ भाई हम अपने 70% चीज़ें डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो फिर आपने बताना है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमारी कंपनी कैसे चलेगी, आपको वो प्लान देना होगा और मेंबर्स उस प्लान को देखें। फिर इसी तरह से मेंबर्स ने ऊपर वाली जो जो चीज़ें हैं अगर वो अप्रूव की हैं तो उनके अप्रूवल की लाइफ है 1 साल, साल के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हुई तो दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बोरिंग पोर्शन है। आगे चलते हैं, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज। स्माइली, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दूंगा, गुड फेथ में काम करें, बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें, कंपनी के खिलाफ मत जाएं, कंपनी के एजेंट बन के रहें, कंपनी के वफादार जानिबदार बन के रहें। इसके अलावा और क्या? डायरेक्टर को दिया गया लोन, क्या डायरेक्टर को हम लोन दे सकते हैं? लॉ ने कहा हाँ दे सकते हैं अगर मेंबर्स मान जाए। तो डायरेक्टर्स को लोन देना है तो आपको मेंबर्स अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी में लोन दिया तो आपको एक एडिशनल अप्रूवल भी चाहिए एसईसीपी की।
तो अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं, हम कहेंगे हाँ जी डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं। अगर मेंबर्स मान जाएं थ्रू रेजोल्यूशन तो हम डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव को लोन दे सकते हैं या उनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह दे सकते हैं। लिस्टेड कंपनी में हमने कहा एससीसीपी की अप्रूवल भी चाहिए, तो आपने जहन में रखना है कि नॉर्मल रूल है अप्रूवल ऑफ मेंबर, और लिस्टेड के केस में मेंबर की अप्रूवल प्लस एससीसीपी। एक्सेप्शन ये है कि अगर कंपनी का काम धंधा ही लोन शोन देना हो फिर अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बैंक में एक डायरेक्टर और उस बैंक से लोन लेता है तो यस, बैंक का चूंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है तो वहां पे हमें ये एक्स्ट्रा अप्रूवल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। याद रहेंगी तीनों बातें, छोटी छोटी सी बातें बट काफ़ी सारी हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग, अचानक से उन्हें ख्याल आया कि डायरेक्टर की मीटिंग के ऊपर तो हमने बात ही कोई नहीं की, तो डायरेक्टर की मीटिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डायरेक्टर की मीटिंग का कोरम सिर्फ लिस्टेड कंपनियों में डिफाइंड है, बाकी जगह उन्होंने कहा है कि आप आर्टिकल्स में लिखेंगे तो कोरम होगा। लिस्टेड कंपनी का कोरम है 4 या 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हैं 15 कंपनी में, 15 का 1/3 5, 5 और 4 में से बड़ा क्या होता है 5, तो 5 वुड बी द कोरम। टोटल डायरेक्टर्स हैं 9, 9 का 1/3 3, 3 और 4 में से बड़ा क्या होता है 4, तो कम से कम 4 और बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स हो तो उनका 1/3। अब 1/3 अगर डेसिमल में आ रहा है तो आपने हमेशा राउंड अप करना है, हमेशा राउंड अप करना है। 2.33 का मतलब 3 है, 3.14 का मतलब 4 है। जब भी कोई इस तरह से डेसिमल में आए तो आपने तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर 4 में से जो बड़ा होगा वो उतना कम से कम हमारा कोरम बन जाएगा। पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को उन्होंने कहा है लाजमी हर क्वार्टर में एक दफा मिल लेना, यानी क्वार्टर में कम से कम एक दफा मिल लें, ज्यादा दफा मिले कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम लॉ ने कहा है कि हर क्वार्टर में एक दफा पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए। अब नीचे लिखा हुआ है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय डायरेक्टर थ्रू सर्कुलेशन, और उसके साथ लिखा है मैं नहीं बताऊंगा, इसके पीछे एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क ये है कि मीटिंग के अंदर भी यही सेक्शन मौजूद है। तो मेरा ख्याल था जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमने मीटिंग का वो सेक्शन पढ़ लिया होगा, लेकिन वो तो हमने वहां पढ़ा ही नहीं। तो एक काम करते हैं यहाँ पढ़ लेते हैं, मैं वहां जाके लिख दूंगा मैं नहीं बताऊंगा। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन बड़ा मजे का फिनोमेना है। डायरेक्टर्स के केस में कहीं पे भी अलाउड है, मेंबर्स के केस में सिर्फ अनलिस्टेड छोटी कंपनी में अलाउड है। एक प्राइवेट कंपनी जिसके मेंबर वैसे ही 50 से ऊपर नहीं होते, और एक पब्लिक अनलिस्टेड जिसके मेंबर 50 तक हों, में मेंबर्स को ये इजाजत है, और डायरेक्टर्स के केस में उनको हमेशा इजाजत है। अगर डायरेक्टर किसी वजह से मीटिंग में इकट्ठे नहीं हो सकते, या उनकी मीटिंग करवाना मुश्किल लग रहा है, या नोटिस भेजना उनको बुलाना लंबा चौड़ा प्रोसेस लग रहा है, तो एक तरीका है खत पे भी मीटिंग हो सकती है। मिस्टर चेयरमैन ने, मिस्टर सेक्रेटरी, मिस्टर चेयरमैन, उन्होंने खत लिखा कि हाँ भाई आप इस चीज़ पे बताएं, आप हाँ में वोट कर रहे हैं या ना में वोट कर रहे हैं। खत लिखा, 7 डायरेक्टर हैं, 7 को भेज दिया। उनमें से 5 ने कहा हाँ, 2 ने कहा नहीं। आपने इकट्ठा किया, आपने कहा मुबारक हो, रेजोल्यूशन पास हो गई, मकसद पूरा हो गया। मीटिंग नहीं हुई बट रेजोल्यूशन पास हो गई। ऐसी रेजोल्यूशन को हम कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, खतो किताबत के थ्रू की गई रेजोल्यूशन। मेंबर्स में भी अलाउड है, छोटी प्राइवेट कंपनीज में अलाउड है, और पब्लिक कंपनियां जो कि अनलिस्टेड हों और 50 या उससे कम मेंबर्स की हों वहाँ अलाउड है कि आप मीटिंग बुलाए बगैर भी रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं अगर कम टाइम में करवानी हो। और आपको याद होगा अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अलाउड है, तो शायद ये एक व्हाट्सएप का ग्रुप हो जिसमें वो कहें हाँ भाई इसके बारे में क्या ख्याल है, और फ़ौरन से वो ब्लू टिक आ जाए कि किस किसने पढ़ लिया, और उसके बाद जिस जिसने यस नो कहा टोटल काउंट किया और वहीं लिख दिया मुबारक को रेजोल्यूशन पास हो गई। तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन एक फास्टेस्ट वे है रेजोल्यूशन करवाने का। बात समझ आ रही है? तो अब मैं वहाँ नहीं बताऊंगा, इसको क्रॉस कर लेता हूँ। लेंज डायरेक्टर सियासत में नहीं इन्वॉल्व होंगे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, पॉलिटिकल गिफ्ट नहीं देंगे, ये किसी भी किस्म की सियासी जमात को कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसहाक डार भाई को लगता था कि शायद उनका कोई दुश्मन है जो किसी जिसको कोई सियासी जिसको कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा ना हो कि उसका कोई दुश्मन उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे मतलब उसको सपोर्ट करना शुरू कर दे। तो ऐसे में कोई कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस नहीं करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करेगी, अपने साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैज नहीं लगवाएगी। और आपने देखा पाकिस्तान में कितना फॉलो होता है ये रूल। ठीक, कंपनी गिफ्ट नहीं देगी मेंबर्स को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर जो है मेंबर्स को गिफ्ट देते रहें और मेंबर जब आए वो कहें यार ये अच्छे डायरेक्टर हैं हमेशा गिफ्ट देते हैं, और अगली दफ़ा उन्हीं डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करें। तो डायरेक्टर्स को ये मना कर दिया, खबरदार आपने मेंबर्स को गिफ्ट नहीं देना।
कुछ अर्से पहले SECP का बड़ा सख्त सर्कुलर आया, उसने कहा खबरदार रिफ्रेशमेंट्स भी नहीं देनी। जब गिफ्ट देना मना हुआ तो उन्हें हाई टी रखनी शुरू कर दी। मेंबर्स कहते थे ये अच्छे डायरेक्टर हैं जो हाई टी देते हैं, कीमे वाले नान, बिरयानी, आपको पता है तो बड़ी सिंबॉलिक सी चीज़ें हैं। तो अब आप खाना भी नहीं खिला सकते मीटिंग में, खिला दें मुकर जाएं बाद में वो एक अलग चक्कर है, लेकिन कानूनी तौर पे आप ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन पे लिमिट है, आर्टिकल्स में आप डिफाइन कर देते हैं स्केल। कुछ डायरेक्टर्स को तनख्वाह मिलती है और कुछ को मीटिंग अटेंड करने का अलाउंस मिलता है। मीटिंग अटेंड करने का अलाउंस जो मिल रहा है कि जी पर मीटिंग आपको इतने मिलेंगे, जो आपने लिख के आर्टिकल्स में लिख दिया उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन और उसके ऊपर जो मेंबर्स ने तय करके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है आप उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। छोटी छोटी सी और रिस्ट्रिक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन। डायरेक्टर के साथ अगर कंपनी कैश ट्रांजैक्शन करेगी तो कैश में नहीं करेगी। वाह कितना मजे का रूल है। डायरेक्टर और कंपनी की आपस में कैश ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी, थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। तो अगर डायरेक्टर ने कंपनी को पैसे देने हैं या कंपनी ने डायरेक्टर को पैसे देने हैं तो वो पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट होंगे, चेक या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रूट होंगे, वो फिजिकल कैश दोनों तरफ मूव नहीं होगा। इसी तरह से अगर डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, डायरेक्टर कहता है मेरी ये ज़मीन पकड़ो मुझे शेयर्स दे दो, मेरी ये मशीन पकड़ो मुझे इसके अगेंस्ट फलानी चीज़ दे दो, तो ये चीज़ जब तक मेंबर्स अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक नहीं हो सकती। तो अगर कोई डायरेक्टर या उसका कोई कनेक्टेड पर्सन कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो इसमें मेंबर्स की अप्रूवल ज़रूरी है। ख़त्म ही नहीं होता ये चैप्टर, मैंने कहा था ना ये शुरू हो जाए तो फिर अजियत है। डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी, डायरेक्टर्स को कंपनी लॉ ने जो ड्यूटीज और लाइबिलिटीज बताई हैं डायरेक्टर उससे भाग नहीं सकता। डायरेक्टर किसी भी किस्म का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो उसको एग्जेम्प्ट कर दे उसकी ड्यूटी से। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गलत होगा, कलअदम करार दिया जाएगा जिसमें एक डायरेक्टर अपनी ड्यूटी से भाग गया कि हाँ भी डायरेक्टर के जिम्मे ये था लेकिन जाओ हमने डायरेक्टर को माफ कर दिया, जिस पे कंपनी लॉ ने सजा सुनाई है आप उसको माफ नहीं कर सकते। बट एक रिलैक्सेशन है, अगर एक डायरेक्टर ने कुछ ऐसा किया जो गलत लगा, अदालत में केस गया और अदालत में साबित हो गया कि डायरेक्टर ने गलत नहीं किया, तो फिर उस डायरेक्टर को गलत नहीं माना जाएगा। यानी फिर कंपनी अगर उस केस में होने वाला जितना भी खर्चा डायरेक्टर का कंपनी पाबंद है देगी। यानी अगर एक डायरेक्टर को वैसे कोई अदालत में ले जाए उस पर केस कर दे, डायरेक्टर केस हार जाए तो वो कंपनी को आके ही नहीं कहेगा आपकी वजह से केस हुआ पैसे दें। हाँ लेकिन अगर उस पर केस हो कि तुमने गलत काम किया और बाद में साबित हो जाए कि उसने गलत काम नहीं किया तो उस पर केस अब हुआ है कंपनी के साथ वफादारी दिखाने की वजह से। तो अगर जजमेंट उसकी फेवर में आ जाए तो उसको रीइंबर्समेंट मिल जाएगी और अगर जजमेंट उसके अगेंस्ट आ जाए तो उसको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगी। तो अगर अदालत उसे सपोर्ट कर दे तो हम भी सपोर्ट करेंगे और अगर उन्होंने धुतकार दिया तो हम भी धुतकार देंगे। तो जुमला थोड़ा मुश्किल है। Any provision in articles contract with company shall be void, that is exempting any officer or auditor from or indemnifying him against any liability that would otherwise attach to him in respect of any negligence। कोई भी नेग्लिजेंस इस तरह की वजह से एक डायरेक्टर पे कोई लाइबिलिटी जाती तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। एग्जेम्पशन का है, कंपनी में इंडेमनिफाई एनी सच पर्सन अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग, किसी लीगल केस को डिफेंड करते हुए इन विच जजमेंट इज गिवन इन हिज फेवर और ही इज, तो जहां वो शरीफ साबित हो जाए वहां आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। डन। यहां पे एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी है लॉ ने इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को। एग्जेक्टिव किसे कहते हैं? फुल टाइम डायरेक्टर्स को, जो सैलरी पे होते हैं, जो कंपनी से जो फुल टाइम कंपनी में बैठे होते हैं और डे टू डे अफेयर्स देख रहे होते हैं। आपने सुना होगा HR डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ये लोग होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? बाहर होते हैं वो जो क्रेडिटर्स के नॉमिनी, फलाना के नॉमिनी, फलाना के, मीटिंग वाले दिन आए, मीटिंग में फैसले हुए और चले गए, वो कहलाते हैं नॉन एग्जेक्टिव और ये कहलाते हैं एग्जेक्टिव। नॉन एग्जेक्टिव की खास किस्म होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो शख्स जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ना पैसे वाला ना किसी किस्म का, और उसको सिर्फ इसलिए मीटिंग में बुलाया जाता है कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे। तो ये जो नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, लॉ ने इनको एक फेवर दिया है कि अगर किसी भी जगह पे कुछ गड़बड़ हुई है और आप साबित कर दें कि वो आपकी मौजूदगी में नहीं हुई या आप नहीं जानते उस बारे में या आपके नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आप हर वक्त थोड़ी बैठे हुए हैं, हर वक्त तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। अब एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ने मिलकर फ्रॉड किया और लॉ कहता है डायरेक्टर्स को पकड़ो, तो वहां वो डायरेक्टर बच जाएंगे जो नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट थे एंड वो साबित कर दें कि वो उनकी नॉलेज के बगैर हुआ है।
अंग्रेजी पढ़ते हैं। फॉर लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल बी हेल्ड लाइबल ओनली फॉर सच एक्ट्स और ओमिशन विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज। तो जो उसकी नॉलेज से हुए हैं बस वो उसके लिए लाइबल है, लेकिन जहां उसकी नॉलेज नहीं थी फिर हम उसे नहीं पकड़ेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस सेक्शन में उससे क्या मुराद है? एक ऐसा शख्स जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम में नहीं है, जो बाहर का व्यू पॉइंट देता है, जो होल वर्किंग टाइम नहीं देता कंपनी को, जो कंपनी के शेयर्स का ओनर नहीं है, जो रिमरेशन वगैरह नहीं लेता कंपनी से, तनख्वाही नहीं लेता, लेकिन मीटिंग की फीस तो जाहिर है जब वो मीटिंग में आ रहे हैं उसके वो टीएडीए लेते हैं। बात समझ आई?